ठीक है। जय हिंद। हम लोग पता है क्या न्यूज़पेपर को कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि ताकि जो हमारा फाउंडेशनल कोर्स है, फिर वो चाहे हमारा एलएलबी का हो, चाहे यूपीएससी का हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें हम लोग एस करने वाले हैं। याद रखो, जो हमने ह्यूमैनिटीज में जो चीजें ले रखी हैं उसमें हम ज्यादातर फोकस किस पर करने वाले हैं? अपना पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। लेकिन ये सब्जेक्ट वाइज नॉलेज है। जो लेकिन पेपर में आता है वो आपका करंट बेस्ड स्टैटिक क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो क्यों ना हम लोग मतलब क्या कहते हैं कि न्यूज़पेपर को कुछ ऐसे एनालाइज करके चले कि अगर हम लोग हफ्ते में 3 बार न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, 4 बार न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो जो हमारे जो सब्जेक्ट्स नॉलेज है जो हमारे क्लास 11 12 में है, वो हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है। तो अब अगर देखो, ये हिंदू है, द हिंदू न्यूज़पेपर है। इस न्यूज़पेपर में तुम्हें काफी सारी न्यूज मिलेंगी, कुछ पॉलिटी की मिलेंगी, कुछ इकोनॉमिक्स की मिलेंगी। ठीक है। कुछ तुम्हें मतलब क्या कहते हैं कि कल्चरल की मिल जाएंगी, है ना। और कुछ तुम्हें मतलब क्या कहते हैं कि एनवायरनमेंट की मिलेंगी। डिफरेंट डिफरेंट तुम्हें न्यूज मिल जाएंगी। इवन कुछ पार्लियामेंट्री से रिलेटेड मिल जाएंगी, अलग से कुछ स्कीम से रिलेटेड मिल जाएंगी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड मिल जाएंगे, इसमें एडिटोरियल्स मिल जाएंगे, सब मतलब इसमें चीजें। लेकिन कैसी हो रखी है? डिसइंटीग्रेट हो रखी है। तो हम क्या करेंगे? हम एक एक न्यूज आउटलेट्स को पहले पॉलिटी के सेंस में, फिर इकोनॉमिक्स के सेंस में, इन सब के थ्रू रिवाइज करेंगे। और उसके बियॉन्ड जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं हम लोग उनको लेकर डिस्कस करेंगे। ठीक है। जैसे अभी के टर्म में अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो जो हम लोग सबसे पहली न्यूज डिस्कस करने वाले हैं उसमें क्या है? उसमें ये है कि जो तुम्हारा कर्नाटक है, अगर मैं तुमको सिंपली अगर मैं मैप में दिखाऊं कि कर्नाटक कहाँ है, तो तुम्हें मालूम है कि मैंने क्लास 10th में ऑलरेडी तुम लोग को पढ़ा रखा है इंडिया मैप में, है ना। कि ये जो तुम्हारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे ये तुम्हारा क्या है? ये एमपी है। इसके नीचे आता है तुम्हारा कर्नाटका, है ना? कर्नाटका जिसकी कैपिटल कौन सी तुम्हारी बैंगलोर हो रखी है। तो यहाँ ना तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि सीएम की पोजीशन चेंज हो रही है। किसकी पोजीशन चेंज हो रही है? तुम्हारे सीएम की पोजीशन चेंज हो रही है। सबसे पहले हुआ करते थे तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं सिद्धार्थ मैया थे। ठीक है। लेकिन अब क्या हो गए? अब ये होने वाले हैं शिव कुमार होने वाले हैं। यहाँ जिसकी गवर्नमेंट है वो है तुम्हारी कांग्रेस की गवर्नमेंट हो रखी है। किसकी गवर्नमेंट हो रखी है? तुम्हारी कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट हो रखी है। ठीक है। तो काफी मतलब इसमें कोई टर्मोइल जैसा तुम्हें नहीं दिखाई देगा कि हाँ आपस में लड़ाई हो रखी है, झगड़ा हो रखा है, ये सब चीजें हो रखा है। तो हमें इस तरीके से चेंज दिख रहा है कि हाँ नहीं यार, एक कांग्रेस का ही पहला जो सीएम था सिद्धार्थ मैया, अब वो चेंज होकर शिव कुमार बन रहा है ना, ये चीज। लेकिन हम लोग इसे कैसे पढ़ने वाले हैं? अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे, तो इसमें जो तुम्हारे मतलब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो चीफ है मल्लिकार्जुन खड़गे, हमें मालूम है कि इंडिया कैसी कंट्री है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। मतलब कि जहां सब जगह डेमोक्रेसी से चुनाव होता है। तो अगर हमारे इंडिया में चुनाव, अगर पीएम का, सीएम का, इन सब का अगर चुनाव हो रहा है, डेमोक्रेसी से हो रहा है, और उनको चुनने के लिए जो काम कर रही है वो तुम्हारी कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, तो क्यों ना पॉलिटिकल पार्टी में भी इलेक्शन कराया जाए। तो जो तुम्हारी नेशनल पार्टी है उनमें भी तुम्हारा इलेक्शन होता है, अगर तुम्हें याद हो तो, है ना। तो ठीक वैसे ही जब तुम्हारे कांग्रेस जो पार्टी है उसमें भी इलेक्शन कराते हैं, जब इलेक्शन होते हैं तो उनकी जो चीफ हेड है, उन चीफ हेड का नाम तुम्हारा क्या है? मलिक अर्जुन खाड़गे नाम हो रखा है। ठीक है। ये चीज है। अभी क्या सीन हो रखा है? अभी सीन ये हो रखा है कि इसमें अगर तुम देखोगे तो इसमें हमको क्या पता चलेगा कि अब जब इन्होंने मतलब क्या कहते हैं कि शिव कुमार जब अपनी गवर्नमेंट बना रहे हैं, तो ये अपने माइक ऑफ करो, ठीक है। ये अपने हिसाब से क्या करने वाले हैं? ये अपने हिसाब से मतलब क्या कहते हैं कि कैबिनेट को डिजाइन करने वाले हैं। हमने तुम्हें बताया था कि कैबिनेट क्या होती है। जैसे मान लो कि हमने बताया था कि मान लो कि अगर तुम्हारे 530 मेंबर है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट क्या होता था? लोकसभा होता था, राज्यसभा होता था, है ना। तो पार्लियामेंट में, लोकसभा में अगर मान लो कि 530 मेंबर होते थे, तो 530 के 530 थोड़ी ना लॉ बनाने बैठ जाएंगे। कुछ लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे, कुछ लॉ को लेकर डिस्कशन करेंगे, कुछ लॉ को लेकर ये सारी चीजें करेंगे। तो इनमें मतलब क्या कहते हैं, कैबिनेट डिजाइन होती है। तो वो कैबिनेट कौन डिजाइन करता है? कितने लोग डिजाइन करते हैं? तो अगर मैं उससे रिलेटेड अगर तुम्हें चीज बताऊं, तो स्टार्टिंग से लेकर अब हम लोग मतलब क्या कहते हैं कि वो चीजें पढ़ने वाले हैं जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रखी है। तो याद रख लो कितनी कैबिनेट बनेगी। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आना चाहिए ना कि भैया अगर मान लो कि जितने भी मेंबर है, मैं बोलता हूँ कि हाँ हमारे लोकसभा में 543 मेंबर है, तो इसमें से कितने लोग की कैबिनेट बनेगी? तो जितना भी तुम्हारे हाउस में मेंबर होते हैं उसमें 15% से ज्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए आपकी कैबिनेट में। इसका मतलब है कि अगर 543 आपके मेंबर है, तो मैं उसका अगर मैं 15% निकालूंगा तो समहाउ ये कितने की इक्वल आएगा? 81 के इक्वल आएगा। मतलब कि इलेक्टेड मेंबर में तुम्हारे 81 मेंबर ऐसे मेंबर होंगे जो कि तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर उनको लीड कर रहे होंगे, और उनके थ्रू मतलब क्या कहते हैं लॉ को इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। ठीक है। और ये जितनी भी चीजें कहाँ दे रखी है तुम्हारे
आर्टिकल 75 में दे रखी है। देखो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल अभी तक तुम्हारे आर्टिकल दिख रहे हैं, वो कितने तुम्हारे आर्टिकल 395 है। ये कभी पहले इतने हुआ नहीं करते थे। ये इतने नंबर बढ़कर इस वजह से हुए क्योंकि हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, चेंज किया है। तो चेंज करते 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 लाए। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि आप कितने भी मेंबर को कैबिनेट मेंबर बना लेते थे, और कैबिनेट मेंबर को बनाने में खर्चा होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर आपका मतलब एक मतलब क्या कहते हैं कि एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। वो जो अमेंडमेंट एक्ट था वो आपका था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें ये बोला गया कि आपकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी में, मतलब कि जितने भी लोकसभा में मेंबर हैं, कोई भी हाउस हो, उसमें मतलब क्या कहते हैं कि 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो फिर जब इस हिसाब से ये बोला गया, तो फिर मतलब क्या हो गया कि हाँ यार, हमारे जो लोकसभा है, लोकसभा में 543 है, तो टोटल 81 मेंबर होंगे ये। ठीक ऐसे अगर मान लो कि मैं स्टेट असेंबली की बात कर देता हूँ, जो स्टेट गवर्नमेंट जहाँ बनती है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में योगी महाराज की जो गवर्नमेंट हो रखी है, तो वहां के हाउस को चेक किया जाएगा, उसमें कितने मेंबर है, और उसके हिसाब से उसका 15% निकाला जाएगा। जैसे मान लो कि अभी के टर्म में कंसीडर करते हैं कि कोई भी एक स्टेट असेंबली जिसमें मतलब 200 मेंबर हो रखे हैं, तो अगर 200 मेंबर हो रखे, तो अगर मैं उसका 15% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो मतलब कि ये 30 लोग क्या है, ये 30 लोग मिनिस्टर बनेंगे, और ये मिनिस्टर बनकर मतलब क्या कहते हैं, लॉ को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, ये सारी चीजें। और ये किस चीज में दे रखा है तुम्हारा, ये आर्टिकल 164 1A में दे रखा है। तो स्टेट के लिए सेम फंडामेंटल दूसरे आर्टिकल में है, और तुम्हारा यूनियन के लिए दूसरे आर्टिकल में है। याद रख लेना 75 और 164। अगर मैं इसको कलेक्टिवली डिजाइन करके बताऊं, तो तुम याद रखो कि 74 में ये बोला गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो तुम्हारे प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस करते हैं। और ये जो एड और एडवाइस होती है, ये तुम्हारी बाइंडिंग इन नेचर होती है। मतलब प्रेसिडेंट अपनी तरफ से कोई भी लॉ लाकर इंप्लीमेंट कर सकता है, लेकिन उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जरूरत पड़ेगी, उसको पूछना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं, वो तुम्हारे यही कैबिनेट मिनिस्टर ही होते हैं। ये जो 30 मिनिस्टर होते हैं, इन्हीं को बोला जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और इनको लीड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर लीड करता है। इनको लीड कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर लीड करेगा। अगर कोई कैबिनेट मिनिस्ट्री बोल देगा ना कि नहीं यार प्राइम मिनिस्टर तुम सही नहीं बोल रहे, तुमको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से बोलकर इसको हटवा सकता है। तो इस चीज को रिलेटेड तुम्हारा लॉ किसमें, तुम्हारा आर्टिकल 75 में। समझ में आ गया। और अगर ये तुम्हारे यूनियन के, तो सेम एज इट इज ऐसी जो चीजें हैं वो तुम्हारे स्टेट गवर्नमेंट में किस आर्टिकल में, एक आर्टिकल 163 है, जो कि क्या है, सेम है। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तुम्हारे प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, ठीक वैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट के, वो तुम्हारे गवर्नर को एडवाइस करते हैं। और गवर्नर में कौन तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, स्टेट में कौन सबसे बड़ा हेड होता है, तुम्हारा चीफ मिनिस्टर हेड होता है। मतलब कि जितने भी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो तुम्हारे चीफ मिनिस्टर के अंदर होने वाले हैं। चीफ मिनिस्टर उनको लीड करेगा कि तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, तुम ये काम करो, वो करो। और अगर कोई मिनिस्टर नहीं करेगा ये सारी चीजें, उसके विप को नहीं मानेगा, पार्टी विप को नहीं कंसिडर करेगा, तो वो क्या कर देगा, उसको हटा देगा विद द हेल्प ऑफ गवर्नर, गवर्नर से बोल कर उसको। तो ये कुछ लॉ थे, याद करो हमने क्लास 10 में पढ़ा था ना, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। किसको किसको याद है, बताओ मुझे। याद है ना। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था, हम क्या करते थे कि पावर को डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड कर देते हैं। मतलब कि सबसे टॉप लेवल की गवर्नमेंट कौन होती है, तुम्हारी यूनियन गवर्नमेंट होती है, जो सबसे सेंटर में होती है। फिर कौन सी गवर्नमेंट आ जाती है, फिर तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है, और लास्ट में कौन सी आती थी, लोकल गवर्नमेंट, जिसमें हम लोग पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में पढ़ते हैं, है ना। और हमें मालूम है, मुझे बताओ, क्या स्टेट गवर्नमेंट के लॉस क्या यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है, नहीं बना सकती भैया, है ना। और क्या यूनियन गवर्नमेंट के लॉस तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट वाले बना सकती है, बना सकती है। लेकिन तब तक जब तक वो कौन से वो लॉस किस में लिखे हो, तुम्हारे कॉन्करेंट में लिखे हो, किस में लिखे हो, कॉन्करेंट में लिखे हो। तो ये जो लिस्ट है ना कि यार कुछ लॉ है वो यूनियन में ही बने, यूनियन ही बना पाएगी। जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, करेंसी हो गया, वो स्टेट ही बना पाएगी। वो है तुम्हारे पुलिस हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। ये पुलिस वाला तो सबसे ज्यादा एसएससी और यूपीएससी में पूछता है, जो तुम्हारी सीडीएस पुराने टाइम में एग्जाम में आया ये। और कॉन्करेंट लिस्ट क्या हो गया तुम्हारा, जिसमें एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मैरिज हो गया, जिनमें दोनों लॉ बना सकते हैं, यूनियन भी बना सकते हैं और तुम्हारे स्टेट भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ दे रखी है, तो ये सब तुम्हारे दे रखी है, तुम्हारे 7th शेड्यूल में दे रखी है। देखो हमारे पास टोटल कितने शेड्यूल है, अगर मैं तुमको शेड्यूल बताता हूँ, तो हमारे इंडिया में टोटल 12 शेड्यूल है, समझ गए, 12 शेड्यूल है। तो उन 12 शेड्यूल में 7th शेड्यूल तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, सेंटर और स्टेट का रिलेशन बताता है कि सेंटर और स्टेट आपस में कैसे बिहेव करेंगे।
एट्थ शेड्यूल में तुम्हारा बताएगा कि मतलब क्या कहते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर जो हमारा जो इंडिया है, उसमें हमारी लैंग्वेज कितनी यूज होने वाली है, कितनी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होने वाली है। तुम्हारा अगर मान लो कि 11th शेड्यूल की बात कर देता हूँ, तो उसमें तुम्हारा पंचायती की बात होगी, पंचायती राज के बारे में बात होगी। और अगर मान लो कि मैं 12th शेड्यूल की बात कर देता हूँ, तो 12th शेड्यूल में तुम्हारे म्यूनिसिपालिटीज की बात हो जाएगी। तो जैसे भैया आर्टिकल कभी हमारे टाइम में हुआ नहीं करते थे इतने, मतलब कि आर्टिकल भैया 395 जब हमारा भारत आजाद हुआ था तब नहीं थे। हमने उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कुछ ऐड करके आज हम 395 तक आए हैं। ठीक ऐसे ही हमारे टाइम में मतलब क्या कहते हैं कि आज के टाइम में ये जो 11th शेड्यूल और ये जो 10th शेड्यूल तुम देख रहे हो ना, ये एट मतलब क्या कहते हैं कि पहले हुआ नहीं करते थे, इनको ऐड किया गया है। और इनको कैसे ऐड किया गया है, तुम्हारे ये 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको सीएए भी बोल देते हैं शॉर्टकट में। तो तुम लोग यूपीएससी और वाले कैंडिडेट हो तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, रिवाइज हो गया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला? हाँ भैया। आ गया। अब देखो अगर मैं बात कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हमने क्या बोला था, ऑर्गेनाइजेशन सेम रहेगी, मतलब कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट सेम रहेगी, लेकिन वो लेवल ऑफ गवर्नमेंट में कोई ऐसी एट्रोकेसीज नहीं होनी चाहिए कि वो अपने आप को बोले कि नहीं मैं ही सब कुछ करूंगा। जैसे मान लो कि वो बोल देता है कि लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर मतलब क्या भैया, लोकसभा राज्यसभा। और अगर मान लो कि लोकसभा राज्यसभा में बोल दो कि यार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है, वो मतलब क्या कहते हैं एड और एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को। और मतलब क्या कहते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को तुम्हारा लीड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर लीड करता है। इसका मतलब है कि राजा तो प्राइम मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर हर चीज काम कर ले। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोल रखा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस तो करता है, लेकिन तुम्हारा मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मतलब कि एक तरीके से रेस्पॉन्सिबल किसके होता है, लोकसभा की भी तो होता है, जिसमें मतलब उसको प्रूफ करना होता है कि उसकी मेजोरिटी है कि नहीं है। अलग अलग तरीके से हम लोग लेकर आते हैं, मेजोरिटी प्रूफ करवाते हैं उनके जितने लॉ होते हैं। क्या वो लॉ तुम्हारे स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए या सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, मतलब कि उसको 2/3 गवर्नमेंट मतलब कि 2/3 वोट से पास होना चाहिए, या फिर सिंपल सा अगर मान लो कि 51% भी पोस्ट मिल गए, वोट मिल गए, तो भी वो पास हो जाएगा। तो याद है कि नहीं याद है कि हमने इस तरीके से याद रखा था कि वो क्रॉस एंड चेक बैलेंस खेलती है, क्रॉस एंड चेक बैलेंस खेलती है, जिसमें इम्प्लीमेंट लॉस कैसे करना है, ये सारी चीजें है ना। एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इस तरीके से काम कर रही है। जुडिशरी में तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ये कोर्ट हो रहा है। मान लो कि तुम्हारे लोकसभा ने मतलब कोई लॉ बनाया, राज्यसभा ने उसको पास नहीं किया, लेकिन लोकसभा ने उसको फिर से मतलब री इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब कि फिर से लेकर आ गए। और री इंट्रोड्यूस में जब तुमको मैं बताऊंगा कि कैसे लॉज इंप्लीमेंट होते हैं, तो काफी बार क्या होता है कि राज्यसभा का नो डाउट उस बार उसके पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं। और जब उसके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं तो उसको फिर पास करना पड़ता है। और मान लो अगर पास कर दिया और वो लॉ इंप्लीमेंट हो गया और वो हमारे भारत के लिए बहुत खराब है, तो फिर तो कोई तो होना चाहिए जो उसको रोक सके। तो फिर हमने क्या बनाया, हमने बनाया है आर्टिकल 13। और आर्टिकल 13 के थ्रू हमने क्या किया है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसको नल और वॉइड कर देता है, मतलब कि उसको क्या कर देता है, उसको हटा देता है कि ये जो लॉ है ना, ये अच्छा नहीं है, इसको हटा दो, ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है, उसको मतलब क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। तो ये तुम्हारा एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसके थ्रू हम लोग क्रॉस एंड चेक बैलेंस करते हैं, है ना। तो ये देखो, ये कही जाए तो हमने अभी न्यूज क्या पढ़ी, बस केवल मतलब कि हाँ देखो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर है वो तुम्हारा चेंज हो रहा है ना। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको यहाँ सारी चीजें समझ में आएंगी कि इसमें ऐसा बोला गया है कि कैबिनेट फॉर्मेशन हो रहा है, ये सारी चीजें। तो ये क्लास 11th से ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि न्यूज़पेपर को कैसे रीड करना है, कैसे रीड आउट करना है। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। हाँ अब भैया। अगर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक वर्ड लिख रखा है ये तुम्हारा अनएमएसली, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा सही से प्रोनाउंस नहीं कर रहा। इसका मतलब ये होता है कि मतलब कि अगर मान लो कि 100 लोग हैं क्लास में और सबने मतलब टीचर ने बोला कितने लोग समोसे खाएंगे, कितने लोग भुजिया खाएंगे, है ना। और सबने बोला कि भैया सब कोई समोसा खाएगा, तो मतलब कि 100 के 100 अगर मान लो कि किसी ने उसके अगेंस्ट नहीं है तो उसको बोलते हैं अनएनिमसली, बोलते हैं मतलब कि हम उसके अगेंस्ट नहीं है, हम उसके साथ है, समझ रहे हो। तो यही चीज है कि जो शिव कुमार है, जो अभी नए नए जो तुम्हारे बने, ये जो तुम्हारे ब्लैक कलर के दिख रहे हैं ना, ये है शिव कुमार तुम्हारे, ठीक है। और ये है तुम्हारे सिद्धार्थ रमैया जो तुम्हारे पहले हुआ करते थे, ठीक है। तो अब दोनों तो कांग्रेस पार्टी के, तो कांग्रेस पार्टी के जितने भी मेंबर हैं उन्होंने अनएनिमसली इनको सपोर्ट किया है, मतलब कि इस बार इनको गवर्नमेंट बनाने दिया है कि चले ठीक है कोई बात नहीं आप रहिए, है ना। ये मतलब कि सारी चीजें मोहब्बत से हुई। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहली न्यूज पॉलिटी की?
हाँ हाँ भैया। ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी हवा में पढ़ रहे हो, मैं सब तुम्हारा मतलब कंटेंट डराइव करके ही लेके चल रहा हूँ। जैसे मान लो कि मैं तुमको पॉलिटी का दिखाता हूँ, पॉलिटी में ये तुम्हारा इंडेक्स है, सॉरी ये तुम्हारा, ये इंडेक्स तुम्हारे किसका है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये देखो तुम्हारा ये एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, फेडरलिज्म है, ये अभी हमने पढ़ा है। लोकल गवर्नमेंट के बारे में अभी हमने थोड़ा सा देख लिया, लोकल गवर्नमेंट जिसमें हमने 73rd अमेंडमेंट है ना, 74th अमेंडमेंट। तो जब तुम इस सारे मतलब न्यूज़पेपर के साथ इन सब चीजों को कवर करोगे ना, तुम्हारी एनसीईआरटी तो मैं बूस्ट अप तो कर ही दूंगा, लेकिन उसके साथ साथ और भी चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो पहले पहली जो न्यूज आउटलेट थी वो समझ में आ गई कि नहीं आ गई, पहले मेरे को इतना बताओ। हाँ भैया। आ गई, चलो वेरी गुड। अब आओ दूसरी न्यूज़पेपर मतलब न्यूज आउटलेट की तरफ चलते हैं। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, इसमें बस क्या है, अभी तुमको पता चल रहा होगा कि एक एसआईआर चल रहा है ना, जिसको हम लोग एसआईआर को क्या बोलते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और ये किस बेसिस पे, इलेक्टोरल रोल पे लेकर हो रखा है कि कितने लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कितने लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि इलेक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, कि इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, है ना, इलेक्शन कौन करवाएगा, फिर वो चाहे तुम्हारी यूनियन गवर्नमेंट के हो, है ना, या मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट में तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं हो रखे हो, है ना। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट की, अगर मैं लोकल गवर्नमेंट की बात करता हूँ तो वहां नहीं, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट पे याद करो हमने क्या बोल रखा था कि वहां इलेक्शन कमीशन नहीं, वहां आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन आता है ना, अगर तुम लोग को याद हो क्लास 10 में बताया था इस चीज को। तो भाई इलेक्शन कमीशन वर्ड आ गया, है ना। तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड हमें चीजें जाननी पड़ेंगी कि इलेक्शन कमीशन क्या होता है। अब हमें इसमें पूरी पीएचडी नहीं करनी, लेकिन इससे रिलेटेड चीजें हमें जाननी नहीं है कि क्या चीजें होता है। अगर मान लो कि इसमें बोला जाता है कि नहीं यार, एसआईआर वो चीजें होती है जो कि आपको मतलब एलिजिबल बनाती है कि आप वोट दे सकते हो, आप वोट नहीं दे सकते। इवन अभी सुप्रीम कोर्ट की गवर्नमेंट ने भी ये बोला है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट बोला हूं, सुप्रीम गवर्नमेंट बोला हूं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि ये जो एसआईआर है, ये जो चल रही है, जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जो एसआईआर के थ्रू लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, एड ऑन किए जा रहे हैं, उसको रिवाइज किया जा रहा है कि ताकि जो अननेसेसरी लोग हैं जो वोट दे रहे हैं उनको हटाया जा सके। जैसे तुम इसको देखो ध्यान से, क्या लिख रखा है कि नो एलिजिबल सिटीजन इज लेफ्ट आउट, मतलब कि जितने भी एलिजिबल सिटीजन है उनको हटाया ना जाए, और कोई भी इन एलिजिबल पर्सन है उसको इंक्लूड भी नहीं किया जाए। तो इस हिसाब से हमको इलेक्टोरल रोल को निभाना है, इस हिसाब से इलेक्टोरल रोल को इम्प्लीमेंट करना है ना, कि कौन कौन वोट दे सकता है, कौन कौन इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, उसके हिसाब से ये सारी चीजें तो कौन संभालेगा, इलेक्शन कमीशन संभालेगा, है ना। तो इलेक्शन कमीशन को सारी चीजें देखना है। तो अभी क्या चल रहा है, अभी ये थर्ड फेज चल रहा है, समझ रहे हो। दो फेज ऑलरेडी हो चुके, यूपी में भी हो चुका, बिहार में भी हो चुका, वेस्ट बंगाल में सेकंड तुम्हारा हो रखा था, तमिलनाडु में भी अभी हुआ था, ठीक है, कर्नाटक में तुम्हारे फर्स्ट वाले उसमें हो गया था। तो अभी थर्ड फेज चल रहा है। इस थर्ड फेज में तुम्हारा मतलब टारगेट किया जा रहा है उड़ीसा जैसे, है ना, स्टेट को, मिजोरम जैसे स्टेट को, इन सब में कि यहाँ जाके हमको इंटेंसिव रिवीजन करना है। तो अब हमारे पॉलिटी सेक्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, अब हमें इलेक्शन कमीशन के बारे में अच्छे से समझना है कि इलेक्शन कमीशन क्या होता है। तो हमें मालूम है कि भैया इलेक्शन कमीशन से सबसे पहले तो उसको जानो कि ये है क्या। तो याद रख लो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैसी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। भैया ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है, तो देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती है जो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है ना, उसमें पहले से ही मेंशन हो रखी है, उसकी पहले से ही पावर बता रखी गई है कि इसकी पावर ये होगी, उसकी पावर ये होगी, मतलब कि सब कुछ पहले से प्री डिसाइडेड हो रखा है। समझ में आ गई कि नहीं आ गया। उसको ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के थ्रू आप उसको एबॉलिश नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। अगर आपको वो चीजें करनी है तो आपको स्पेशल मेजोरिटी लेकर आनी पड़ेगी। स्पेशल मेजोरिटी मतलब कि वही आपको मतलब क्या कहते हैं कि 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल प्रेजेंट एंड द टोटल वोटिंग लेकर आनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले मेरे को इतना बताओ। हाँ हाँ आ रहा है। तो इस तरीके की, ऐसा नहीं कि केवल इलेक्शन कमीशन ही आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में डेराइव हो रखी है। इस तरीके से आपकी एक यूपीएससी जिसका हम लोग पेपर देंगे, है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी हो रखी है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फाइनेंस कमीशन वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो रखी है। सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जितने भी भारत जो खर्चा करती है उसका देख रेख करना कि यार ये कहाँ खर्चा सही कर रही, गलत करी, सही कर रही, गलत करी, ये सारी चीजें चेक करना। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मतलब कि अगर मान लो कि कुछ भी लॉ बनाया इंडिया ने, इंडियन की गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अगर मान लो कि गलत हो रहा है या कुछ हो रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, तो इंडिया की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा सुप्रीम कोर्ट में कौन, ऑब्वियस सी बात है जज करेगा। जैसे मान लो कि अगर मैं कोई क्राइम नहीं करता हूँ, मेरे को बुलाते हैं कोई भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो मैं अपने उसको बोलूंगा ना, अपने जाके लॉयर को बोलूंगा कि प्लीज जाओ जाओ मेरे लिए जाके फाइट करो। तो ठीक है, ऐसे जो इंडियन गवर्नमेंट है, अगर इंडियन गवर्नमेंट अगर उसका कोई भी ऐसा लॉ है या फिर ऐसी कोई भी चीज है जो सुप्रीम कोर्ट में फंस रही है, तो वहां जाके इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ में कौन लेजिटिमेट करने वाला, उस चीज को कौन बताने वाला है,
तो वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक इसी तरीके से स्टेट का भी होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट, ये सारी चीजें हो गई। ठीक ऐसे तुम्हारे ये नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, तो आज तो एसटी के बारे में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड ये सारी चीजें तो देखो इनके सामने ये तुम्हारे ये कौन मतलब आर्टिकल लिख रखे कि किस आर्टिकल में इन सबके बारे में बता रखा है। तो अभी के टर्म में अगर तुम इतना भी याद रख लोगे ना कि हाँ ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो आर्टिकल 324 में दे रखा है, फाइनेंस आर्टिकल 280 में दे रखा है ना, नेशनल कमीशन ऑफ एसटी आर्टिकल 338 ए बी सी इस तरीके से भी आते हैं। बी आएगा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि बी आएगा तुम्हारा नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी। ठीक है, तो इस तरीके से तुमको आर्टिकल्स मिलेंगे, सारी चीजें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब तुम सोचो इंडिया में है ये इलेक्शन कमीशन है, इतने लोग का इलेक्शन करा रहा है, लोकसभा में जितने आ रहे हैं एमपी आ रहे हैं उनका करा रहा है, राज्यसभा में करा रहा है, स्टेट की जितने भी एमएलए लोग आ रहे हैं उनका करा रहा है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन करा रहा है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करा रहा है। इतना आसान तो है नहीं, बहुत सारे मेंबर चाहिए, ये सब चाहिए, लेकिन फिर भी एक ना एक लीडर तो चाहिए, एक ग्रुप तो चाहिए। तो वो ग्रुप क्या है, किस चीज से मिलकर बना इलेक्शन कमीशन? कमीशन मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल। तो हम लोग बोलते हैं कि देखो इनमें जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है वो बेसिकली 3 लोग से मिलकर बना होता है। एक होता है चीफ इलेक्शन कमीशन और एक होता है अदर चीफ इलेक्शन मतलब कि अदर इलेक्शन कमिश्नर। मतलब कि टोटल मेंबर कितने होंगे तुम्हारे? 3 मेंबर होंगे। लेकिन कभी पहले इतने हुआ नहीं करते थे, ये तुम्हारे कितने हुआ करते थे? केवल एक ही हुआ करता था। लेकिन एक इतने चीजों का संभाल पाए पॉसिबल नहीं है, और मैं बोलता हूँ कि 3 लोग भी नहीं संभाल पाएंगे। 3 लोग भी बताओ मुझे क्या इतने सारे इलेक्शन को संभाल पाएंगे? नहीं संभाल पाएंगे। तो फिर क्या होता है, इनके काफी सारे ऑफिसर्स होते हैं, खूब नीचे नीचे ऑफिसर्स होते हैं, इनको मतलब क्या कहते हैं कि सुप्रीम पावर दे दी जाती है इलेक्शन के टाइम में कि ये इंडिया में किसी भी ऑफिसर को उठा के उस डिस्ट्रिक्ट में ला सकते हैं इलेक्शन, ताकि अच्छे से कंडक्ट हो सके। समझ रहे हो? तभी ये बोला जाता है कि आर्टिकल 324 में। हाँ पूछो पूछो बेटा। एक में मांगा है, एक कैटेगरी किसी आवाज तेज बोल, तेज बोलो। तो उसमें मैंने क्या मतलब किसी दूसरे ऑफिसर को बुला देते हैं? हाँ बिल्कुल, ऑफिसर्स मतलब कि उनको इलेक्शन कराना है, इलेक्शन कमीशन को क्या कराना है? इलेक्शन कराना है, कि बड़े ही कंट्रोल वे में अच्छी तरीके से हो पाए। अब तुम सोचो अगर इलेक्शन, अगर मैं मान लो कि मैं उत्तर प्रदेश में इलेक्शन करा रहा हूँ और मेरे उत्तर प्रदेश में जो मैं ऑफिसर्स को रखूंगा, पुलिस वालों को रखूंगा, वो उत्तर प्रदेश वाले ही होंगे, तो तुम बताओ इलेक्शन में घपलेबाजी हो सकती कि नहीं हो सकती है? हो सकती है ना। तो हम क्या करते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या करता है, अदर स्टेट की पुलिस को बुलाता है कि वो थोड़ा हमारे साथ हेल्प करे, ये सारी चीजें करे, है ना। तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हेल्प लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या होता है? जो डीएम होता है वो यूपीएससी के थ्रू आता है, और यूपीएससी कौन सी बॉडी है? तुम्हारी सेंट्रल बॉडी है, वो स्टेट की बॉडी नहीं है ना। वो तुम्हारे कोई एसडीएम का यूज नहीं करते, वो कर सकते हैं, इनका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, है ना, कि वो किसी भी तरीके से जो इलेक्शन हो वो हमारा फेयर हो, मतलब कि बहुत अच्छी तरीके से इलेक्शन हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया। अब देखो इनका जो हमेशा याद रखे ना कि कोई भी अगर पॉलिटिकल मतलब कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, टॉप हेड, जैसे मान लो कि बोलते हो पीएम कौन है, तुम बोलते हो नरेंद्र मोदी है। हमारे यहाँ का सीएम कौन है उत्तर प्रदेश का? तुम बोलते हो कि मतलब क्या कहते हैं कि वो है योगी आदित्य नाराज है। ठीक है, नाराज नहीं महाराज, ठीक है वो हो गए। मैं अगर बोलता हूँ कर्नाटक के, तो अब शिव कुमार हो गए। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, अगर मान लो कि अगर मैं बोलता हूँ तमिलनाडु की अभी रिसेंटली, तो वो जोसेफ हो गए, जो इस समय हीरो हुआ करते थे पहले, है ना, तमिलनाडु से। ठीक है, तो ठीक ऐसे ही अगर मैं बोलूँ इलेक्शन कमीशन के कौन हेड है इस समय करेंटली, तो वो है तुम्हारे ज्ञानेश कुमार। अब तुम्हें एक होमवर्क ये है कि मुझे तुम्हें बताना है कि फर्स्ट इलेक्शन कमीशन जो थे, कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो तुम्हारे कौन थे? ये तुम्हारा एज अ होमवर्क है, इसको मतलब ऐसा समझ लेना ये चीज है। अब ये जो है इनको काफी बायस्ड बोला जा रहा है, काफी बायस्ड इन नेचर बोला जा रहा है। देखो मैं चाहूँ तो ये सारी चीजें नहीं बताओ, सिंपल पढ़ा के निकल सकता हूँ, लेकिन जब तुम मेंस का एग्जाम दोगे तो मेंस में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। मतलब बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, ये नहीं आता कि मतलब कि चलो ठीक है मुझे ये बताओ कि व्हाट इज इलेक्शन कमीशन। नहीं, इलेक्शन कमीशन इंडिया में सही तरीके से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे 4-5 कारण ये सारे होते हैं, है ना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे एक सपोर्टिव एडॉक वे में, मतलब कि कैसे सपोर्ट वे में, मतलब क्या कहते हैं कि इलेक्शन को कराना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो करंट में कैसी गवर्नमेंट चल रही है, प्रीवियस में कैसी गवर्नमेंट चली है, फेयर और फेयर इलेक्शन कैसे नहीं हुए, लोगों का अनरेस्ट कब कब हुआ है, लोग कब समझते हैं कि हाँ यार ये हमारे साथ फेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इस समय जो ज्ञानेश कुमार है उनको काफी मतलब ये बोला जा रहा है कि इनका जो पॉलिटिकल मोटिव है वो मतलब काफी खराब हो रखा है। ये मेरा मतलब ये पीपल ओपिनियन है, ये मेरा खुद का भी ओपिनियन है। बाकी ये इंडिविजुअल चॉइस होती है, तुम्हें खुद से एनालाइज करना है, याद रख लो। ओपिनियन हमेशा डिफर करेंगे,
हर एक ओपिनियन को रेस्पेक्ट करना है, ठीक है। हो सकता है तुम्हारे लिए अच्छे हो, मेरे लिए खराब हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे लिए अच्छे हैं तो मेरे लिए भी अच्छे ही होंगे, ठीक है। ये और समझ में आ भैया, गया कि नहीं आ गया? ये जो इलेक्शन कमीशन का चीफ होता है, ये कौन डिसाइड करता है कौन बनेगा? हाँ, ये डिसाइड करते हैं तुम्हारे प्रेसिडेंट, डिसाइड करते हैं, ठीक है। मतलब कि प्रेसिडेंट की मोहर लगती है, लेकिन सुनो मेरी बात सुनो, मोहर लगती है प्रेसिडेंट की, हाँ ये बन गया है, लेकिन इनको डिसाइड करने के लिए तीन पैनल बैठता है। तीन पैनल में कौन बैठता है? सबसे पहले तुम्हारा बैठेंगे, तुम्हारा पीएम बैठेंगे, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर होगा। एक होगा तुम्हारा, मतलब क्या कहते हैं कि जस्ट अपोजिशन गवर्नमेंट के लीडर होंगे, जैसे है ना, अपोजिशन पार्टी के लीडर होंगे। और एक होता है तुम्हारा मिनिस्टर, होता है कोई भी क्या होता है, एक तुम्हारा मिनिस्टर हो जाता है, यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। लेकिन अच्छा तुम मुझे बताओ, अगर इन तीन लोगों को चुनना है कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन बनेगा, तो तुम मुझे बताओ पीएम के अंडर में कौन आता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आता है कि नहीं आता, बताओ मुझे। हाँ आता है, तो आता दो है? लोग तो मुझे चुनाव तो कर सकते मेजोरिटी हर बार केस में दो ही आने वाली कि नहीं आने वाली, बताओ। हैं। हाँ, दो ही आने वाली है। दो नहीं आने और वाली। तो रूलिंग पार्टी। हाँ, रूलिंग पार्टी का ही इलेक्शन कमिश्नर बन जाता है ना, ये है। लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊं, अभी सुप्रीम कोर्ट में इस चीज से लेकर मतलब एक वो चल रहा है, एक वो मतलब क्या कहते हैं कि एक वो आ रहा है, काफी बार इसमें पेटिशंस आती है कि ये सही नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर में प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, अपोजिशन पार्टी का लीडर होना चाहिए, और मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, उसके बदले सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। ये पहले तीन हुआ करते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने क्या कर दिया, हटाकर मतलब क्या कहते हैं कि ये मतलब क्या कहते हैं कि मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रख दिया, और ये बोला गया ये जितनी भी तुम्हारी पार्लियामेंट्री चीजें रिलेटेड है, उसमें ना जुडिशरी को हटा के रखना चाहिए। मतलब कि जुडिशरी मस्ट बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पार्लियामेंट्री, है ना, पार्लियामेंट। और ये अच्छी चीज होती है कि जुडिशरी को पार्लियामेंट से हटा के रखना चाहिए, वरना हर जगह जुडिशरी अगर दखल देगा तो खराब चीजें हो जाएंगी। और ये हमारे किस में दे रखा है, तुम्हारा डीपीएसपी में दे रखा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये अभी तुमको सब पढ़ाऊंगा, ये सारी चीजें हैं। और ये तुम, और ये प्रणव तुमने क्वेश्चन पूछा ना, वेल डन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बनकर आते हैं, और ये तुम्हारे लॉ क्लैट में भी ऐसे ही क्वेश्चन बनकर आएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंटरव्यू के टाइम में भी ऐसा ही पूछा जाएगा। बहुत सही, बहुत बढ़िया, तुम लोग ऐसे ही इंप्रूव करोगे। तो पहले मेरे को बताओ, तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ आ भैया। गया ना? तो आज के टाइम में तुम क्या बोलोगे कि प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन ऑफ पार्टी लीडर, मतलब कि अपोजिशन ऑफ मतलब कि लोकसभा, इस समय कौन है अपोजिशन ऑफ लोकसभा? तुम्हारे राहुल गांधी हो रखे हैं, ठीक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई भी एक मेंबर मिलकर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि इनमें से वो देखा जाएगा मेजोरिटी कितनी की आ रही है। तो यूजली मेजोरिटी भाई ऑब्वियस सी बात है, पीएम के अंदर वो तो दो लोग की आएगी, तो वो तुम्हारा बना देते, अपने मन मुताबिक बना देते, ये है। तो पहले मेरे को बताओ, तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ आ आ गया? गया। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है? हो गया। अच्छा, ये जो वो हम्म, जब चीफ कमीशन इलेक्शन का जो चीफ बनता है, तो हम्म। उसमें ऐसे ही बनता है कि मेजोरिटी आनी चाहिए, हाँ, अगर मेजोरिटी आनी चाहिए। ऑपोजिशन बाकी वो हाँ। मेजोरिटी होनी चाहिए, बाकी मतलब क्या कहते हैं कि उसको इलेक्शन का थोड़ा बहुत नॉलेज हो, मतलब यूपीएससी आईएएस क्वालिफाइड हो, है ना, ये भी होना चाहिए। हाँ, ये और पूछो बेटा। भैया कोई रिटायर्ड ऑफिसर रहता है ना, हाँ, आईएएस आईपीएस कोई हाँ रिटायर्ड रिटायर्ड ऑफिसर ऑफिसर, रहता है हाँ ना, रिटायर्ड ऑफिसर, हाँ। मेजोरिटी में वो होता है हाँ, हम, प्रेसिडेंट। हाँ वेरी गुड, है ना, मेजोरिटी में रहते हैं ये चीजें, है ना। तो ये अभी हमने क्या पढ़ा था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ी थी, हाँ। ठीक ऐसे ही तुम्हारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी बनती रहती है, क्योंकि अगर जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि भाई स्कूल है, स्कूल में भाई पहले, स्कूल में भाई पहले एक प्राइमरी विंग हुआ करता था, तो उसमें मतलब क्या कहते हैं कि एक टीचर हुआ करता था, मतलब कि जो संभालता था कि कितने स्टाफ आएगा, एक मतलब संभालता था कि कितना मतलब क्या कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, ये सब है। लेकिन जैसे जैसे क्लास बढ़ने लगी, जैसे जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी में आए, और भी काम आने लगा। तो ठीक है, से हमारा इंडिया भी तो इवॉल्व कर रहा है। पहले आर्टिकल कम थे, अब आर्टिकल 395 हो गए। तो अब अगर आप ज्यादा हो गए, तो इसका मतलब है टाइम टू टाइम हमको बॉडीज भी बनानी पड़ेंगी, तो हमने बॉडी बनाई। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो हमने इन बॉडीज को क्या बोला, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोला, है ना। ये तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं ले रख रही है, इनको हमने एक्ट के थ्रू लेकर आए, पार्लियामेंट में एक्ट लेकर आए, मतलब कि एक बिल लेकर आए, उन बिल के थ्रू हम लोग लेकर आए। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनती है, इनको हम लोग बोलते हैं स्टेचुरी बॉडी भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं इनको? स्टेचुरी बॉडी बोल देते हैं। या फिर ये बॉडी तुम्हारी एग्जीक्यूटिव भी लेकर आ सकती है, तुम समझ रहे हो। जैसे मैं तुमको बताता हूँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारे कितने बन रहे थे लगभग लगभग, जब हमने उसका 15% निकाला था, बताओ मुझे, याद है? 81 81। नहीं, ये हाँ सॉरी, हाँ कितने, 81, सॉरी हाँ बोला ना, मैं स्टेट का तो याद कर रहा था, ठीक है। कितना है तुम्हारे? 81 थे। तो ये तुम्हारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, मतलब ये इसमें सारे के सारे मिनिस्टर आ जाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ जाते हैं।
लेकिन इनमें भी कुछ ऐसे होंगे जो एग्जीक्यूटिव होंगे, जो प्राइम होंगे, है ना, प्राइम होंगे। तो वो काफी बार रेजोल्यूशन लेकर आते हैं कि यार हमारा काम बहुत हार्ड हो रहा है, इसको थोड़ा आसान बनाते हैं। जैसे मान लो कि मैं बहुत बात कर देता हूँ तुम्हारा नीति आयोग का। नीति आयोग का काम क्या होता है? यही होता है कि भाई चेक करना कि भाई इंडिया सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, स्टेट और सेंटर का रिलेशन सही से काम करने नहीं कर रहा। मतलब कि ये बोली जाती फॉर्मल एक तरीके से मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन कैसी होती है? एक तरीके की इनफॉर्मल गवर्नमेंट होती है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है। आज के टाइम में इसको नीति आयोग बोला जाता है, लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था तुम्हारा? ये बोला जाता था इसको 5 ईयर प्लान, ये तुम्हारा प्लानिंग कमीशन बोला जाता था। राजीव गांधी के टाइम में इसको इंट्रोड्यूस किया था ना, प्लानिंग कमीशन। मतलब कि कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। समझ ये में तो आ गया कि नहीं आ मतलब ये गया? ये सब प्रोग्राम है, ये मतलब ये गवर्नमेंट खुद बनाती है अपने हेल्प के लिए ना। हाँ, अपने हेल्प के लिए बनाते हैं और कि हमारा जो काम इसमें है। कुछ क्राइटेरिया वगैरह होते हैं कि मतलब हाँ, क्राइटेरियाज होते हैं, कैसे कुछ पास क्राइटेरिया। होती है। हाँ, जैसे कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उनको आपको मतलब पास करना होता है। जैसे मान लो कि मैं कोई भी लॉ लेकर आता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, उसको लोकसभा से राज्यसभा में जाना पड़ेगा। राज्यसभा से मतलब क्या कहते हैं कि उसको मतलब क्या कहते हैं कि प्रेसिडेंट के साइन होने पड़ेंगे। प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद अगर मान लो कि सब कुछ सही सॉर्ट रहा तो ठीक है, अगर कहीं कोई दिक्कत है तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड भी कर सकता है। अब अगर जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूँ, तुम्हारा अगर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में जैसे तुम्हारी ये है लोकपाल है। लोकपाल क्या करता है कि जहां भी करप्शन हो रहा है, अगर मान लो कि कोई भी गवर्नमेंट में अगर करप्शन हो रहा है तो उसको चेकआउट करता है। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, जो कि तुम्हारा मतलब जिसमें मतलब काफी आंदोलन हुआ था, है ना, जिसमें अन्ना आंदोलन हुआ था। याद करो अगर ये चीजें याद तुम्हें 2011 में, तो इसमें क्या हुआ था कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा था। तो ये जो तुम्हारा एक्ट लेकर आया, ये एक्ट ऐसे थोड़ी ना लेकर आ गया। भाई भ्रष्टाचार कम होना चाहिए, भ्रष्टाचार कम होगा तो तुम्हारे देश की गवर्नमेंट अच्छी होगी, है ना, थोड़ा काम आसान हो जाएगा। तो ये जो एक्ट लेकर आया गया, ये कैसे लेकर आया गया? ऐसे ही लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट से पास करके लेकर आया गया, तब जाके ये एक बॉडी बनी है। क्या ये एक बॉडी है? लोकपाल। ये जाके चेक करती है लोगों के अंदर, लोगों को रिक्रूट करती है कि जाके चेक करो कि कहीं कुछ वो तो नहीं हो रहा, कोई करप्शन तो नहीं कर रहा। ये सारी चीजें है ना। पूछो अच्छा बेटा। भैया, ये क्या नाम है, ये जितनी भी बॉडी है ये तो गवर्नमेंट ने बनाई है अपनी हेल्प करने के लिए। कोई मतलब वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो है नहीं। तो जैसे कि 1993, 2005, 2013 में ये सब बना है, ठीक है, तब तो गवर्नमेंट तो अलग होगी, अभी तो गवर्नमेंट अलग है। तो ये तो डिफरेंट, ये जो बॉडी है दूसरे गवर्नमेंट ने बनाई है, लेकिन अभी तो अलग गवर्नमेंट है, तो ये चल कैसे रही है? ये चल इस वजह से रही है, आप अपनी यूटिलिटी के हिसाब से देखते हो, है ना। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि यार ये मान लो कि ये कांग्रेस की गवर्नमेंट में तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में बनाया गया, लॉ बनाया गया, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि लोकपाल बिल बनाया गया जो कि तुम्हारे करप्शन को रोकेगा। और मान लो कि मैं एज अ लीडर जाऊं और अपनी पार्टी को बचाने के लिए मैं इस लॉ को हटा दूं, तो मुझे बताओ क्या मैं अगले साल इलेक्शन में खड़ा नहीं होऊंगा तो लोग क्या मेरे को सपोर्ट करेंगे कि यार ये तो लॉ हटा रहा है, यार इतने अच्छे अच्छे लॉ हटा दे रहा है, ये तो अपने आप को सुप्रीम करे दे रहा है। हाँ, तो तुम बताओ मुझे पार्टिसिपेट करना मतलब कि इलेक्शन में फिर मैं कभी जीत पाऊंगा? नहीं नहीं। नहीं ना। नहीं नहीं। तो कुछ भी ऐसे लॉ जो हमारे देश को आगे लेके जा रहे हैं, हर गवर्नमेंट उसका सपोर्ट करती है, हर गवर्नमेंट उसको आगे लेकर जाती है। समझ में आ गया? ये है ना। जैसे नीति, कुछ लोग होते हैं बस केवल नाम बदल देते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का क्या नाम बदलू पार्टी एक तरीके से, ये हमेशा नाम बदलती रहती है, ठीक है। तो इन्होंने नाम बदल दिया, इन्होंने प्लानिंग कमीशन का नाम बदल दिया। हाँ, लेकिन कुछ प्लानिंग स्ट्रक्चर भी बदले। नीति आयोग का काम अब बहुत अच्छा भी हुआ है, ये भी है, ठीक है। ऐसे जैसे मान लो कि वो बोल देते हैं कि एनएचआरसी है ना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसके जो तुम्हारे चीफ होते हैं वो तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई जज होंगे, ये है ना। इसको कैसे लेकर आया गया? देखो ये एक्ट के थ्रू लेकर आया गया है ना, इसको पास कराया गया है। ये तो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन है, मतलब कि इसको एग्जीक्यूटिव ने पास कर दिया, इसमें कोई लॉ नहीं लेकर आया गया, लेकिन देखो इसमें लॉ लेकर आया गया, ठीक है। फिर तुम्हारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यही मतलब कि जो सीवीसी जो तुम्हारा चेक करती है कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि कहीं करप्शन वगैरह ये सारी चीजें नहीं, ये सबको किससे लेकर आया गया? तुम्हारा एक्ट से लेकर आया गया, समझ रहे हो। तो मतलब कि नॉन और मतलब गवर्नमेंट मतलब बॉडी जो तुम्हारे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उनको आप एक्ट के थ्रू भी लेकर आ सकते हो और नॉन एक्ट के थ्रू भी लेकर आ सकते हो, है ना। जैसे ये देखो नीति आयोग, इसको क्रिएट कब किया गया? 2015 में क्रिएट किया गया, यूपी मतलब इसके एनडीए की गवर्नमेंट में, है ना। सिंपली तुम्हारा मतलब एग्जीक्यूटिव ने किया, इसमें कोई लॉ लेकर नहीं आए, ये है। तो ये जो होती है इस तरीके की तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, इनको इस तरीके की जो बॉडी बनती है इनको एग्जीक्यूटिव बॉडी बोला जाता है ना।
है ना, सीधा इसको एक रेजोल्यूशन लेकर आया जाता है, पास कर दिया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के एक्ट की कोई भी जरूरत नहीं होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मेरे को इतना बताओ, आ गया? हाँ भैया। है ना? लेकिन अगर मान लो कि अगर कोई नॉन गवर्नमेंट बॉडी है, वो एक स्टेचुरी बॉडी है, तो वो हमेशा तुम्हारे एक्ट के थ्रू ही लाया जाएगा। जैसे एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। स्टेचुअरी बॉडी क्या होता है? हाँ, स्टेचुअरी बॉडी क्या होता है? स्टेचुरी बॉडी मतलब कि जो वो बॉडी जो तुम्हारे पहले कभी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, अब कॉन्स्टिट्यूशन में आई है, लेकिन वो कैसी आई है? वो तुम्हारे पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू आई है। मतलब कि वो लोकसभा, राज्यसभा और तुम्हारे मेजोरिटी पास मतलब की ना भैया, हाँ मेजोरिटी पास की है। और वो मेजोरिटी तुम्हारे हो सकता है सिचुएशन टू सिचुएशन वाइज हो। कहीं शायद हो सकता है सिंपल मेजोरिटी से पास हुई हो, कहीं तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि स्पेशल मेजोरिटी से पास हुई। वो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हो रखी है। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भाई बहुत प्यारा पढ़ रहे हो तुम लोग, क्लास 11 के हिसाब से बहुत सही समझ रहे हो। याद रख लेना, है ना, कि हमारे भारत में जो चीजें चल रही हैं वो बॉडीज की वजह से चल रही हैं, है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन, उसमें रहने वाले लोगों की वजह से चल रही है। अब कुछ बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी दे रखी है, तो जो वो ऑलरेडी दे रखी है उनको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोलते हैं। और जो बॉडी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखी है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। अब ये जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये बनी कैसे? भैया ये दो तरीके से बन सकती है। एग्जीक्यूटिव के साथ बन सकती है, मतलब कि इनमें हमें कोई भी लॉ लाने की जरूरत नहीं है, सिंपली चलने दो, ये है। और एक होती है भैया आपकी स्टेचुरी बॉडी होती है, जिसमें आपको लॉ लाने की जरूरत होती है। हाँ बोलो बेटा। ये जैसे मनरेगा एक एक्ट है, हाँ। जो हमने पढ़ा था 9th 10th में, गुड, हाँ तो भी good। भैया ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नहीं, बॉडी थोड़ी नहीं है, ये तो एक एक्ट है। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ हाँ एक्ट मतलब समझते हो, लॉ है। ये क्या है? लॉ है। अगर मान लो कि कोई लॉ ये बोलता है कि उस लॉ में ये चीजें होनी चाहिए, वो चीजें होनी चाहिए, खूब सारी चीजें होनी चाहिए, तो मुझे बताओ उतनी चीजों को मैनेज करने के लिए कोई ना कोई ग्रुप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ मुझे, हाँ हाँ है ना। भैया। जैसे मान लो कि कोई भी चीज है, मैं बोलता हूँ कि एक क्लास में एक मॉनिटर होना चाहिए। मैं एक लॉ बनाता हूँ कि मतलब कि ऐसा बोल देता हूँ क्लास 11, ठीक है, क्लास 11, ठीक है, सिस्टम मैनेजमेंट एक्ट, है ना, सिस्टम मैनेजमेंट एक्ट। ये मैंने एक लॉ लिया और तुम्हारी क्लास में मैंने पास करा दिया, है ना, सिंपल मेजोरिटी से पास करा दिया। अब इसमें क्या है कि इलेक्शन इस चीज का होगा कि मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा मतलब किस तरीके से करा दी कि कॉपी कैसे चेक होंगी, ये सब कैसे चेक होंगी, ये सारी चीजें कैसे होंगी, ये सब इसमें सारे लॉज लेकर आ गए कि इसके खिलाफ अगर कोई करेगा तो उसके नंबर कम आएंगे, ये सब सारी चीजें होंगी। तो अगर मान लो इतनी सारी चीजें कोई अगर किसी एक्ट में हो रही है, तो भाई कोई ना कोई एक बड़ा सा ग्रुप की जरूरत है कि नहीं चाहिए? एक बॉडी की जरूरत चाहिए कि नहीं चाहिए, कि जो इस चीजों को संभाल पाए? बताओ मुझे, है ना। ये तो काफी सारे एक्ट ऐसे होते हैं कि जिनमें बॉडी की जरूरत नहीं होती है। जैसे तुम्हारे मनरेगा ऐप है, इसमें किसी की बॉडी की जरूरत नहीं है। अभी मनरेगा का नाम भी चेंज हो गया। अब तुम लोग को ये भी बताना है कि मनरेगा का अब नाम क्या हो गया है, ठीक है। ये तुम्हारे लिए एक काम हो गया, ठीक। मनरेगा का नाम अब क्या चेंज होकर हो गया, हाँ। या फिर ये जिसमें बॉडी की जरूरत नहीं होती है, नहीं अच्छा ठीक है, ये एग्जीक्यूशन में तो लॉ ही नहीं होगा। हाँ, लेकिन लेकिन अगर मैं तुम्हें सच सच बताऊं तो मैक्सिमम जो चीजें होती हैं वो तुम्हारे बॉडीज के अंदर भी आ जाती हैं। कुछ लॉज ऐसे होते हैं कि उनको बॉडी चेक भी कर सकती है। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि पॉस्को एक्ट है। पॉस्को एक्ट क्या होता है? प्रिजर्वेशन ऑफ, है ना, सेक्सुअल चाइल्ड अब्यूज, है ना, कि अगर मान लो कि अगर कहीं भी छोटा बच्चा 18 साल से, तो उसको बचाया जाए। तो अगर मान लो कि अगर कल की उसकी डेथ हो जाती है, 18 साल से पहले की उसकी डेथ हो जाती है, और उसके साथ बहुत अत्याचार किया गया था, ये सब किया गया था, तो मुझे बताओ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, भले चाहे उसके अंडर में नहीं आता, लेकिन फिर भी मुझे बताओ क्या उससे रिलेटेड लेकर वो फाइट लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा कि यार ये गलत हुआ है, ये इसके साथ ह्यूमन राइट के साथ गलत हुआ है ना। तो हो सकता है कि हो सकता है कि जो लॉ लाया गया हो वो इंडिपेंडेंट लाया गया हो, लेकिन कोई ना कोई बॉडी उसको इंटरप्रेट कर सकती है कि यार ये भले चाहे हमारे डोमेन में नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको लेकर फाइट करेंगे, है ना, क्योंकि ये हमारे कुछ ना कुछ डोमेन से रिलेट कर रही है। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ यार तो मतलब ऐसे हो सकता है कि कोई जैसे कोई अगर केस हो वो कोई दूसरी बॉडी में हो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आ रहा हो, लेकिन उसमें उसको एक्ट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कर सकती है अगर रिलेटेड हो तो। बिल्कुल कर सकती है। मतलब कि अगर कोई भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में अगर कोई एक्ट है, अगर वो उसको लग रहा है कि यार कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसको मैनेज कर सकती है, सब चीजें कर सकती है, तो उसको देख सकते हैं। अब जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि यार ये कोई मान लो कि कुछ भी, जैसे मान लो कि कहीं फाइनेंस से रिलेटेड बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है, तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि देखो एक फाइनेंस कमीशन होता है, ऊपर हमने पढ़ा था, ये देखो फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, जो कि क्या करता है कि मतलब सेंटर और स्टेट के तुम्हारे बीच में कितना पैसा डिवाइड होगा उस चीज से रिलेटेड होता है।
तो कल को अगर उसे लगेगा यार नहीं बहुत दिक्कत हो रही है नेशनल है, ये मतलब क्या कहते हैं कि इसको इस मतलब कि इस ऑर्गेनाइजेशन को बंद करो, इसमें बहुत पैसा लगता है कि ये बॉडी को बंद करो, तो उस बॉडी को बंद भी करवा सकती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को, है ना? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो ये एक दूसरे के ऊपर को रिलेट करते हैं कि ताकि हमारा इंडिया क्या कर सके, डेवलप कर सके, आगे बढ़ सके। तो पहले मेरे को बताओ तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वैसी पावर से हाँ वेरी गुड। हाँ हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मतलब ये एक दूसरे को क्रॉस चेक करती रहती है, क्रॉस क्रॉस चेक चेक करते करती हैं। रहती है। हाँ भाई, भाई मजा आ गई। तुम लोग पता है बस ऐसे ही 1 साल तक ऐसे ही क्वेश्चन पूछना, बीच में इंटरप्ट करना, है ना? तभी मजा आएगी कंसेप्ट पढ़ने, वरना फिर भूल जाओ तुम्हारे पैसे वसूल होंगे या फिर वो सारी चीजें ये। तो अभी देखो ये क्या है, ये स्टेचुरी बॉडी है, वही चीज जो हमने पढ़ा कि भैया स्टेचुरी बॉडी एक ऐसी बॉडी जो कि तुम्हारे एक्ट के थ्रू लेकर आई जा रही है ना? जैसे मान लो कि भैया ये आपका एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सीआईसी, लोकपाल, सीबीसी, ये है ना? तो अभी अगर मान लो कि इन तीनों का अगर मैं वो कर देता हूँ, डिस्टिंग्विशन निकाल देता हूँ, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं तुम्हारा कि देखो भैया ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आती है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती है। एग्जांपल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, है ना? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, फाइनेंस कमीशन, इस तरीके से और सारी हो गई स्टेचुरी बॉडी भैया जो लॉ लेकर आई जाएगी, एक्ट, है ना? भैया इनमें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, चीफ इंटेलिजेंस कमीशन, लोकपाल हो गया, और एग्जीक्यूटिव बॉडी में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लेकर आई जाएगी, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। और जैसे कि नीति आयोग हो गया। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? और मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ कि अगर तुमने इतना पढ़ लिया है तुम्हें मजाक नहीं कर रहा, तुम लोग को अपना बेसिक जो है तुम्हारे बुक का वो तुम्हें बेसिक समझ में आ गया होगा। क्लास 10th और क्लास 11th का कोर्स थोड़ा सा बहुत सिमिलर सा लगता है लेकिन थोड़ा सा डीप होता है अगर उसे आप समझ लो। तो पहले मेरे को बताओ ये न्यूज आई समझ में कि नहीं है? अच्छे से आ गई? हाँ, आ गई? चलो वेरी गुड। अरे यार ये वाला मैंने ध्यान नहीं दिया, इसके बारे में रिसर्च करके दिखाया नहीं। चलो फिर भी मैं तुमको बता दे रहा हूँ। ये कौन है तुम्हारे? ये है बालेंद्र शाह, है ना? ये कौन हो रखे हैं तुम्हारे? बालेंद्र शाह हैं जो कि तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर के तुम्हारे सॉरी प्राइम मिनिस्टर है कहाँ के? नेपाल के हो रखे हैं, ठीक है? नेपाल से। है ना? नेपाल के हो रखे हैं। अगर मैं तुमको मैप दिखाता हूँ, पहले आप इंडिया देखो, मैप देखो, है ना? इंडिया का मैप दिखाता हूँ, तो ये जो तुम कंट्री दिख रही है, कौन सी कंट्री है तुम्हारी? ये नेपाल कंट्री नेपाल। है ना? नेपाल दिख रही है। अब देखो ऑब्वियस सी बात है कि हमेशा क्या होता है कि कंट्री टू कंट्री जब भी बाउंड्री होती है तो कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होता है। तो ठीक ऐसे ही तुम्हारे इंडिया और नेपाल के भी बाउंड्री डिस्प्यूट हो रखे हैं। तो वो जो बाउंड्री डिस्प्यूट हो रखा है वो कौन सा बाउंड्री डिस्प्यूट हो रखा है, वो कौन सी जगह है? तो वो हो गई तुम्हारा काला पानी वाली एक जगह होगी, काला पानी एक जगह होगी, है ना? ये चीज है। जैसे मैं तुमको बता दूं ये रीजन हो गया, है ना? इसको देख लेना, ये तुम्हारा काला पानी हो गया। अब देखो काला पानी रीजन जो है वो हमारे इंडिया कॉन्टेक्स्ट से बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस रास्ते के थ्रू हम लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा कर लेते हैं। हाँ ये अब जैसे मान लो कि काला पानी रीजन हमारे लिए डिस्प्यूटेड एरिया हो गया, ठीक है? ऐसे एक लीपू लेक एरिया है, वो भी बहुत डिस्प्यूटेड एरिया हो गया। लीपू लेक एक पास हो रखा है तो वो भी बहुत डिस्प्यूटेड हो रखा है। तो इस चीज से रिलेटेड मतलब डिस्प्यूट हो रखा है। तो ये बालेंद्र शाह है, तो इनको मतलब क्या कहते हैं कि उनकी वहां के जो अपोजिशन लीडर है, वहां के जो मतलब क्या कहते हैं कि जो लॉज वगैरह जो लेकर आते हैं, ये सारी चीजें वहां की जो गवर्नमेंट है, लॉ मेकर्स है, उन्होंने बोला कि यार ये सॉर्ट आउट करो इंडिया के साथ। तो उन्होंने बोला कि इंडिया ने काला पानी रीजन में ऐसा कुछ खास नहीं कर रखा है, बल्कि नेपाल ने काफी जगह इंडिया की चीजों को एक्वायर करके रखा हुआ है, ले रखा है। तो फिर ये जब चीजें होती तो फिर वहां की गवर्नमेंट ने बोला कि यार अगर आप इतने सीरियस तरीके से आप ऑब्जेक्ट अगर सीरियस तरीके से आप चीजें कुछ बोल रहे हो तो आप प्रूफ करके बताओ कि मतलब कि नेपाल ने ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं कि जो इंडिया की एक्वायर कर रखी है लैंड टेरिटरी को, कि ताकि हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अगर इंडिया ने भी आपका मतलब क्या कहते हैं कि काला पानी को एक्वायर कर रखा है या फिर लीपू लेक को एक्वायर कर रखा है या फिर लिम्पू दरिया पास को अप्लाई कर रखा है। इन सारी चीजों को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? इंडिया और नेपाल का ये बीच में क्लैश है, लैंड डिस्प्यूट हो रखा है। इस चीज को याद रखना। लीपू लेक पास है, बहुत पूछा जाता है कि लीपू लेक पास तुम्हारा कहाँ पाया जाता है। तुम अभी अगर कोई ये जो वीडियो है अगर अगर कोई मतलब लड़का देख रहा होगा यूपीएससी का कोई भी या फिर मान लो कोई भी एसएससी का, वो खुद बता देगा लीपू लेक पास आपका उत्तराखंड में पाया जाता है। बहुत ज्यादा जरूरी है। लिम्को दरिया पास, काला पानी पास, है ना? ये सारी चीजें कौन सी नदी है, तो वो सारी चीजें हो गई। तो पहले तो अभी बस इतना जान लो कि लीपू लेक पास आपका उत्तराखंड में, लिम्को दरिया उत्तराखंड में, काला पानी उत्तराखंड में, और ये डिस्प्यूटेड है आपके नेबरिंग कौन सी कंट्री से? नेपाल से हो रखी है। वहां के जो आपके प्राइम मिनिस्टर इस समय के करंट के जनजी, जिनको प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है, वो है आपके बालेंद्र शाह। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
हाँ इतना तो आ गया, लेकिन आ गया? जैसे ये नेपाल एक अलग कंट्री है, तो इधर इधर जाने पे वीजा ऐसा क्यों नहीं लगता है? नहीं, वो कंट्री पे डिपेंड करता है कि वो कंट्री लगाना चाहती है कि नहीं लगाना चाहती। जैसे मान लो कि कोई कंट्री तुम्हारी बहुत फ्रेंडली कंट्री है, तो तुम चाहोगे कि यार वो उस कंट्री के जब लोग हैं तो वो मुझे पैसे दें। नहीं ना, बिल्कुल नहीं देना चाहोगे। वीजा एक्चुअली इसमें होता कैसे है? वीजा में होता क्या है? मतलब वीजा क्यों नहीं देखो, लगता है? वीजा का काम ये होता है कि वीजा के थ्रू आप पैसा देते हो। वीजा के थ्रू, वीजा क्या होता है, आप परमिट मांगते हो कि भैया मेरे को वहां 10 दिन जाना है, न्यूयॉर्क जैसे मान लो होता है कि यूएसए जाना तुम्हें, तो यूएसए क्या बोलेगा कितने दिन के लिए जा रहे हो, 1 महीने के लिए जा रहे हो, तो 1 महीने के हिसाब से चलो मुझे $100 दो, $20,000 दो, ये सब दो, तो आप देते हो टैक्स, मतलब कि एक वो देते हो, टैक्स देते हो 10 दिन का, कि आप वहां जाओगे, आप वहां के रिसोर्सेज यूज करोगे, आप वहां का पानी यूज करोगे, आप वहां की रोड यूज करोगे, तो ये उसका टैक्स होता है एक तरीके से, समझ रहे हो। और जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, स्कॉलरशिप वगैरह लगती तो है, उनका उनको वीजा कुछ होता है? कंसेशन दिया जाता है कि आपका वीजा नहीं लगेगा, आपका वीजा टैक्स नहीं लगेगा, ये सारी चीजें, समझे। आप अगर जैसे वहाँ जैसे पे माँ भैया प्रॉपर पूछा जाता है ना कि आप क्या रीजन है आपका जाने का, या हाँ, कौन सी रीजन पूछा जाने जाता है, ये सारी चीजें कि आपका रीजन क्या हो रखा है, ये है ना। अभी अगर देखो मैं तुम्हें वर्ल्ड मैप दिखाता हूँ, है ना, तो ये वर्ल्ड मैप पे ही तुम्हारे क्या है, ये इंडिया हो रखा है ना, और ये तुम्हारा क्या हो रखा है, साउथ ईस्ट एशियन हो रखा है। अभी तुम्हें मुझे बताना है चलो मैं बता ही दे रहा, थाईलैंड कंट्री, ठीक है, इसमें बस तुम मुझे इंटीग्रेट करके बताना इसमें थाईलैंड कौन सी है। क्या थाईलैंड कंट्री तुम्हारी ये वाली है, या फिर तुम्हारी ये वाली है, या ये म्यांमार है, या फिर ये थाईलैंड है। ठीक है, तो ये जो थाईलैंड है, चलो मैं बता दे रहा, ये थाईलैंड है, ठीक है। तो इस थाईलैंड ने वीजा रिजेक्ट कर दिया अब इंडिया का। अब इंडिया को वीजा लेकर आना पड़ेगा, समझ रहे हो। ये पहले हमारे इंडिया में फ्री था, और ये क्यों किया, क्योंकि हमारे इंडिया का सिविक सेंस वहां धड़ाम हो रखा है। इंडिया से बल्कि सबसे ज्यादा लोग जाते हैं, थर्ड मतलब लार्जेस्ट पॉपुलेशन जाती है, सेकंड थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो वहाँ का मतलब वहाँ के टूरिस्ट है, लेकिन फिर भी हमको इंडिया को वीजा देना पड़ा। पहले नहीं ले देना पड़ता था, क्यों, क्योंकि उनका मानना था कि अगर इंडिया से अगर वीजा लेंगे तो इंडिया वाले क्या करेंगे कि मतलब आना बंद कर देंगे, तो हमारा रिसोर्स कम हो जाएगा, हमारे पैसे का कम हो जाएगा, हमारा मतलब हमारे इंडिया में पैसा कम हो जाएगा, है ना। एक तरीके से ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा। तो ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, अभी उसको भी समझेंगे, ये सारी चीजें है ना। तो यही तुम्हारा बताया जा रहा है कि यार देखो, अगर ये नेपाल है, भूटान है, इन सब में हम लोग मतलब क्या कहते हैं कि वीजा वगैरह हमारा नहीं लगता है, लेकिन कुछ डे पास होते हैं, वो डे पास लगते हैं। ये सारी चीजें कि आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा टैक्स देना पड़ेगा। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। वो कंट्री की चॉइस होती है कि वो दूसरी कंट्री को एज अ फ्री गेस्ट बुलाना चाह रही है वहां के लोगों को, या फिर वो पैसे के साथ बुलाना चाह रही है। बताओ मुझे पहले। और भैया ये जो पीएम है नेपाल के, ये कोई डीजे है, रैपर है ना? हाँ, पहले थे, मतलब पहले थे, अब नहीं, ठीक है। फिर वहाँ के मतलब क्या कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट के भी मतलब वो एमएलए रहे हैं, फिर उसके बाद है। ऐसा नहीं कि बहुत स्मूथ जर्नी रही है, बट हाँ, ही हैज अ हार्ड वर्क, है ना, बहुत उन्होंने हार्ड वर्क किया। और इंडिया में भी ऐसे ही मतलब क्या कहते हैं कि लीडर्स की जरूरत थी और जरूरत है। अभी अगर तुम देखोगे तो झारखंड के तुम्हारे एक मातो करके है ना, वो तुम्हारे मातो करके वो बहुत बढ़िया लीड कर रहा है वो लड़का, और वो बहुत आगे तक भी जाएगा, और मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि वो और आगे जाए, समझ रहे हो ना। उसको देखना, उसके तुमको समझ में आएगा कि वो कुछ भी नहीं लेता, वो पब्लिक के लिए ही काम कर रहा है वो, समझ रहे हो। तो अभी तुम ऐसे लीडर्स को पहचानो कि इंडिया में लीडर्स ऐसे कौन है ना। अभी करंट में जो गवर्नमेंट बनी तमिलनाडु में, वो सेंट मतलब कि जोसेफ की बनी है, जोसेफ की बनी है। तो वो जिसकी पार्टी का नाम है तुम्हारा टीवी के बहुत कठिन नाम है उसका, ठीक है, मेरे को याद नहीं होता उसका, ठीक है। टीवी के पार्टी है, तो टीवी के पार्टी जोसेफ पार्टी, अब उसने बोला है कि देखो मैं मतलब क्या कहते हैं कि सारी चीजें लेकर आऊंगा, मशीनरी अच्छा करूंगा। अगर मैं तुम्हें बताऊं, हेल्थ हेल्थ को लेकर सबसे बड़े जो स्टेट प्रोग्रेस कर रहा है, वो तुम्हारा तमिलनाडु है। तमिलनाडु की जो तुम्हारी हेल्थ प्रोग्रेस है बहुत अच्छी है, वहाँ जो पूरा इंडिया सीखता है उससे कि उन्होंने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कैसे बढ़िया बना दिया, है ना। ठीक वैसे ही जैसे मान लो कि अभी उन्होंने क्लाइमेट रेजोल्यूशन से लेकर आए, लॉ लेकर ला रहे हैं कि क्लाइमेट कंडीशन बहुत ज्यादा हार्श हो गई है, तो कैसे हम लोग को ये सारी चीजें करना है। हमारे मतलब मैनिफेस्टो में दिया नहीं होता, उत्तर प्रदेश के मैनिफेस्टो में, इंडिया के मैनिफेस्टो में, लेकिन वहां जैसे साउथ में जाओगे तो जैसे जैसे आपकी स्टडी बढ़ती तो आप चीजों को समझते हो, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझते हो, और उसके हिसाब से आप मैनिफेस्टो को डिजाइन करते हो। तो इंडिया में नो डाउट रेवोल्यूशन चाहिए एक, ताकि हम लोग अच्छे से और सीख सके, क्योंकि हमारे यहाँ की जो जुडिशरी है वो भी उनके कोई स्पाइन नहीं बची है, कोई ताकत नहीं बची है ना। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ का जो मतलब मीडिया है वो भी बहुत बेकार हो रखा है। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया पहले एज अ टॉपिक, ये मेरे पर्सनल व्यू पॉइंट है, मैं तुम्हें पहले बता दे रहा हूँ।
ये पर्सनल व्यू पॉइंट अपने खुद से जनरेट करो, खुद रिसर्च करो, और फिर जब जैसे मेंस में क्वेश्चन आते उसके हिसाब से अपना खुद से करना, आंसर राइटिंग वो हो जाएगी बाद में। तो पहले मेरे को बताओ इतना आ गया कि नहीं आ गया? हाँ आ गया, चलो वेरी गुड, है ना। अब देखो आओ, ये बहुत अभी सीन में चल रहा है, इसको तुम लोग देखो लैंग्वेज डेकोरम को लेकर, है ना। यार देखो जो तुम्हारी स्कूल एजुकेशन है ना, जिस हिसाब से इंडिया इतना डाइवर्स है ना। अगर जैसे मान लो कि मैं इंडिया की बात कर देता हूँ, इंडिया में साउथ में ही 4 लैंग्वेज है, वो भी बहुत प्राइम लैंग्वेज है ना। बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज है, और कैसी लैंग्वेज हो रखी है, बहुत प्राइम लैंग्वेज हो रखी है। जैसे मैंने तुमको याद कराया था, कर्नाटक में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? कन्नडा। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है आपकी? कन्नडा, है ना। आपका मतलब क्या कहते हैं, ये आंध्र प्रदेश और ये तेलंगाना में कौन सी बोली जाती है आपकी? तेलुगु। कौन सी बोली जाती है? तेलुगु बोली जाती है ना। और ये आपकी तमिलनाडु में कौन सी बोली जाती है? तमिल तमिल। तमिल। सॉरी यार, मैंने एक गलत चीज बना दिया। ये है तुम्हारा कर्नाटका, मेरे को याद ही नहीं रहा यार। ठीक है, ये कर्नाटका है, ये तुम्हारा कर्नाटका नहीं, ये तुम्हारा कौन सा है? ये तुम्हारा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र। ठीक है, ये महाराष्ट्र है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। ठीक है, मेरे को लगा ना, ध्यान ही नहीं दिया, सॉरी यार, स्किप कर गया था। ठीक है, ये कौन सा तुम्हारा? तमिल है। ठीक है, यहाँ तमिल बोली जाती है। यहाँ कौन सी बोली जाती है तुम्हारी? उड़ीसा उड़ीसा। आज उड़ीसा ये है। ठीक है, ये क्या है? ये उड़ीसा है, केरला है ये तो केरला है ना। यहाँ बोला जाता है मलयालम, है ना। क्या बोला जाता है यहाँ? मलयालम बोला जाता है। और लैंग्वेज कैसे बोली जाएगी? मलयालम। क्या कैसे बोला जाएगा? मलयालम बोला जाएगा। अगर अच्छा मुझे बताओ, मैंने तुम्हें याद कराया था 10th में कि यहाँ जो तुम्हारा वो हो रखा है, ये मतलब क्या कहते हैं कि ये, है ना, श्रीलंका। श्रीलंका में कौन सी मेजोरिटी है पॉपुलेशन में बोलने वाली? सिनाला। हाँ वेरी गुड, है ना, सिन्हालास है ना। ये चीज है। ठीक, वैसे मैंने उसका भी बता रखा था तुमको, मतलब क्या कहते हैं कि ये उसका याद करो, ब्रुसेल्स का याद। ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स कैपिटल है किस चीज की है? उसकी उधर बेल्जियम बेल्जियम। बेल्जियम, है ना। बेल्जियम में याद कराया था, जिसमें फ्लैमिश रीजन था, वलोनिया रीजन था, याद आ रहा है ना। ये सारी चीजें, ये सब ऐसा नहीं कि तुम 10th में पढ़ लिया, आप 11th में आ गए, आप भैया यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे तो लाओ, नहीं छोड़ दो, भूल जाए यार, नहीं याद करें। नहीं, वो सबको मतलब रिवाइज रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अभी देखो सीन क्या हो रखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यार आप एनसीईआरटी जो है ना, जो मतलब कि एक यूनियन गवर्नमेंट की एक बॉडी है, वो तो यार बिना किसी के मतलब लोगों के इंटरेस्ट के बिना ही अपने हिसाब से लॉ लेकर आ जा रही है। हमारी इच्छा है ना कि हम कौन सी लैंग्वेज में पढ़े, आपने तो बोल दिया नहीं, हमारी 3 लैंग्वेज पॉलिसी होनी चाहिए, है ना। 3 लैंग्वेज पॉलिसी होनी चाहिए, जिसमें 3 लैंग्वेज पॉलिसी में मतलब आपकी 2 मतलब नेटिव लैंग्वेज होनी चाहिए और एक आपकी फॉरेन लैंग्वेज होनी चाहिए। चलो नेटिव लैंग्वेज है तो लड़के पढ़ लेंगे, एक हिंदी पढ़ लेंगे, उसके साथ साथ एक संस्कृत में, या तो फिर मतलब मान लो कि कोई मैथिली भाषा पढ़ ली, ये चीज है। फॉरेन में वो कुछ भी पढ़ सकते हैं, जैसे मान लो कि उन्होंने फ्रेंच पढ़ लिया, ऐसा पढ़ दिया। लेकिन कोई चाहे, है ना, जैसे अगर कोई नहीं चाहते तो फिर क्या है ना। तो ये सारी चीजें, तो पार्लियामेंट्री मतलब क्या कहते हैं, ये जो आपकी जो पार्लियामेंट्री जो मतलब क्या कहते हैं, एक तरीके से ये जो ना कि जो पार्लियामेंट इस तरीके से लॉज लेकर आ रही है, ये कहीं ना कहीं आपके उनको हिंडर कर रही है, आपके आर्टिकल्स को हिंडर कर रही है, आपकी मतलब कि एक तरीके से आपकी फ्रीडम को हिंडर कर रही है, फोर्सफुली चीजें लेकर आई जा रही। और ये कहीं ना कहीं ये चीजें आपके सिटीजन सेंट्रिक नहीं है। जैसे मैं बोलता ना सेंट्रिक, मतलब कि उनकी तरफ के बारे में सोच विचार रख ली, तो अगर मैं बोलता कि ये सेंट्रिक सिटीजन सेंट्रिक है, तो इसका मतलब क्या है कि सिटीजन को सोच के समझा गया। तो अगर सिटीजन को सोच के समझा गया, तो सिटीजन की भी तो भावना को देखो, समझो कि वो सारी चीजें कहते हैं, इकट्ठा मत लेकर आओ, धीरे 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 करके लेकर आओ, है ना। स्टार्टिंग से लेकर आओ, है ना। पहले ये इंट्रोड्यूस करो कि हाँ उनके मतलब क्या कहते हैं कि प्राइमरी विंग से स्टार्टिंग होनी चाहिए, धीरे धीरे वहां से होनी चाहिए। आप क्लास 9th और 10th में कर दोगे, 10th के बोर्ड के मार्क्स अगर एग्जाम खराब हो जाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं तो दिक्कत होगी ना होगी। तो इसी वजह से बोला जा रहा है कि यार सीबीएसई इतनी एग्जीक्यूटिव बॉडी है ना, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, समझ रहे हो ना। एग्जीक्यूटिव मतलब लॉ लेकर मतलब कि लॉ लेकर नहीं लाई गई है, सिंपल सी ऐसी बॉडी है। तो अगर ऐसी बॉडी है, हाँ, लेकिन मान लो कि अगर इसके अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक्ट लेकर लाया गया है, तो ये मतलब क्या चीज है, मतलब कि इस तरीके से आप किसी भी तरीके से आप कर लोगे, है ना। ये तो इससे चीज को लेकर अभी मतलब कहीं ना कहीं क्लैशेस चल रहे हैं, लेकिन नो डाउट अभी भी मतलब ये जो यूपी मतलब एनडीए की गवर्नमेंट है, उसका ही विन विन सिचुएशन चल रहा है, मतलब कि अभी तक उनकी ही बात मानी जा रही है। तो मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ कि देखो कैसे सुप्रीम कोर्ट है ना, कैसे तुम्हारी कोर्ट देखो इन सारी चीजों को नोटिस करती है कि कहाँ करना है, कहाँ काम नहीं करना, ये सारी चीजें कहाँ रोकना है, किस लॉ को रोकना है। तो देखो डिस्कशन कर रही है ना, ये सारी चीज कर रही है। तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या इशू नोटिस किया है ना, यूनियन गवर्नमेंट को, सीबीएसई को, एनसीईआरटी को, कि एक मेरे को कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट दो जरा, कि कितना खर्चा आएगा, लॉजिकल प्रिपेयर्डनेस पे कितना खर्चा आएगा अगर मैं 3 लैंग्वेज पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता हूँ भारत में पूरे,
कितना खर्चा किया, क्या उतना भारत के लिए वो खर्चा फीजिबल है कि नहीं है। तो देखो ये क्रॉस चेक कर रही है। हाँ तुमने लोकसभा से पास कर दिया, हाँ तुमने राज्यसभा से पास कर दिया, प्रेसिडेंट का भी साइन में चलो मान लो हो गया, तो ये भारत के लिए ठीक है कि नहीं है। तो देखो सुप्रीम कोर्ट कैसे क्रॉस चेक एंड बैलेंस कर रही है, तो है कि नहीं है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, बताओ मुझे, है ना, बताओ मुझे, हाँ। है ना। तो ये सारी चीजें तुम्हें समझना है कि यार देखो न्यूज़पेपर में कैसे कैसे ये सारी चीजें आ रही हैं। तो पहले मेरे को बता देना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा, ये जुडिशरी होती है हम्म। वो तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को देख के चलती नहीं, उसके बाद अपना अलग पावर होता है। हाँ अलग पावर होता है। अभी जैसे लॉ निकाला था दिल्ली में कि जितने भी वाइल्ड कुत्ते हैं उनको केज करके रखेंगे, ठीक है। अब जैसे वो तो लॉ निकल गया, और जैसे पब्लिक है उसका तो बहुत हाँ बेकार वो था, वो सब मना हाँ आउटरेज होता है ना। यहाँ के जुडिशरी भाई तो अपना क्या वो लॉ करती है कि निकलने से किसी का। पहले वो चेक भी तो होता है। हाँ चेक नहीं ये भी है, जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि चलो एक लॉ आया था, कोई लॉ आया था, हाँ मैं बोलता हूँ कि अभी आज लॉ क्या चल रहा है कि 18 ईयर्स पे आप इलेक्शन मतलब इलेक्शन दे सकते हो, सारी चीजें हो सकते हो, मतलब कि वोट कर सकते हो। फिर लोगों को लगा कि यार लड़के तो 18 साल में तो रिले चला रहे हैं यार, मैच्योर तो है नहीं, 31 साल में तो 31st ईयर में तो। अब जैसे 31st ईयर में था ये 5 साल तक चला, और मतलब कि 5 साल तक ये लॉ चल रहा था, फिर लोगों के अंदर आउटरेज आने लगा, गुस्सा भड़कने लगा, ये सारी चीजें भड़कने लगी। तो बताओ सुप्रीम कोर्ट किसी भी लॉ को हटा सकता है ना, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट क्या है, लोगों की वेलफेयर के लिए है ना। कोई भी गवर्नमेंट है, अगर मैं बोलता हूँ लोकसभा किसके लिए है, लोगों के लिए, राज्यसभा किसके लिए, लोगों के लिए, सुप्रीम कोर्ट किसके लिए, लोगों के लिए। लोकसभा अगर खुद से ये लॉ हटा देती तो अच्छी बात है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट देख रहा है कि यार लोकसभा नहीं हटा रहा है, तो वो मतलब क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर देगा, है ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये एक तरीके से चूहे बिल्ली का खेल है जो कि हमारे देश को आगे ले जाना चाह रही है, सीधी बात है। तो पहले मेरे को बताओ इतना आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, चलो वेरी गुड। आप देखो आओ नीचे आओ, ये अब इसके बाद में थोड़ा सा इसको भी दिखा दे रहा है, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है ना, ये पार्लियामेंट्री की जो तुमने देखा ना, ये जो इतने सारे चीजें हमें दिख जाती हैं कि हाँ यार ये कितना खर्चा आएगा, या फिर कौन सा मतलब क्या क्या चीजें हैं, है ना। मतलब कि जो चीज मैनेज कर रहा है, जो चीज देख रहा है कि हाँ यार जो भी स्पेसिफिक इशू चल रहा है ना। जैसे मान लो कि अभी हमने जो अभी डिस्कशन किया, ये थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर, ये जितनी भी पॉलिसीज है, ये कौन लेकर आ रहा है, कौन चीजें कर रहा है ना। तो ये कौन भाई, गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट बना रही है। तुम लोग लोकसभा बना रही है, लोकसभा में बैठे हुए आपके मतलब क्या कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना रहे हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो बना रहे हैं वो तो 81 है। तो तुम सोचो इतना बड़ा लॉ लाकर क्या वो अच्छे से काम कर पाएंगे, इतने अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे ना। तो उनके अंदर और भी, अगर मैं तुम्हें बात करूं तो कोई भी लॉ है, जैसे मान लो कि अगर कोई लैंग्वेज से रिलेटेड अगर कोई लॉ लाया जा रहा है, तो उसके पीछे जो होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसका क्या होगा, उसमें कोई एक मिनिस्टर होगा जो उसका हेड होगा, लीडर होगा, लेकिन उसके अंदर काम करने वाले कम से कम हजारों लोग होंगे, समझ रहे हो। तो एक कमेटी होती है, वो कमेटी हर एक चीज को लीड करती है। तो अगर कमेटी जो होती है वो लीड कर रही है पार्लियामेंट की कमेटी, तो उसको बोला था पार्लियामेंट्री कमेटी बोला जाता है। अब कुछ कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से दे रखी है, मतलब समझ रहे हो, वो फिक्स्ड हो रखी है ना। बस उन्हें टाइम टू टाइम मतलब बस क्या कहते हैं कि बस केवल अलग अलग काम दे दिए जाते हैं, ये चीज है, लेकिन वो फिक्स हो रखी है। जैसे कि उनको बोला जाता है स्टैंडिंग कमेटी, परमानेंट कमेटी, वो कभी चेंज नहीं होगी, है ना। उनका मतलब फिक्स हो रखा है कि इनमें मतलब इनका हेड कौन बनेगा, इनमें कितने मेंबर होंगे, समझ में आ रहा है। इसमें से सबसे बड़ी जो कमेटी होती है एस्टिमेट कमेटी होती है, जो फाइनेंस को देखती है, डिपार्टमेंटल स्टेट कमेटी स्टैंडिंग कमेटी होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है। ये सारी कमेटीज के बारे में हम लोग अभी थॉरली डिस्कशन करेंगे जब हम लोग लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, लेकिन अभी बहुत टाइम है इसके लिए, अभी एकदम अभी एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे ये। अब इसके बाद आ जाती है तुम्हारी एडहॉक कमेटी आ जाती है। एडहॉक कमेटी कैसे होती है, टेम्परेरी कमेटी होती है। मान लो कुछ बवाल हो गया, उस बवाल के बारे में रिसर्च करना है। जैसे मान लो कि अभी एक मतलब क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी चला था ना, एपस्टीन फाइल को लेकर चल रहा था कि एपस्टीन फाइल में मतलब इन गवर्नमेंट का नाम है, ये सारी चीजों का नाम है। अदानी से रिलेटेड चला था कि अदानी कैसे मतलब क्या कहते हैं खराब कर रहा है। तो जो यूपीए की गवर्नमेंट है, मतलब कि जो मतलब एक तरीके से कांग्रेस के जो समर्थक है, उन सब ने मिलकर क्या बोला था
कि यार एक एडॉक कमेटी, एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ और उसके बाद मतलब क्या कहते हैं इस चीज को चेक करो कि ये सही कि नहीं। तो भाई अगर मान लो कि अगर एक गवर्नमेंट अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन में दिया तो आजादी के समय किसी को मालूम था कि ये स्टील फाइल जैसे कुछ आएगा, अदानी जैसा कुछ आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि टाइम टू टाइम कुछ ऐसी भी कमिटीज बनाई जाती है जो एडॉक होती है, परमानेंट होती है, कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है। जब उनका काम हो जाता है तो बाद में उनको डिसॉल्व कर दिया जाता है, मतलब कि उनको हटा दिया जाता है। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मेरे को बताओ। हाँ, आ गया। और आ ये गया जैसे ना? एडॉक कमेटी जैसे है कि ज्यादातर मतलब ऑपोजिशन पार्टी बनाती है कि जब कोई रूलिंग पार्टी में कोई वो आता नहीं, होगा। ऑपोजिशन पार्टी में इसमें ज्यादातर हेड होते हैं। ज्यादा नहीं, ज्यादातर भी नहीं, ज्यादातर तो रूलिंग पार्टी के हेड होते हैं, लेकिन एडॉक कमेटी में फोर्स करते हैं कि प्लीज बनाओ, भारत को चेक करो, ये चीज करो, है ना। वो मतलब कि इन्फोर्स करती है, मतलब कि एक्टिव डेमोक्रेसी क्या होती है, एक्टिव पॉलिटिक्स मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि कांग्रेस है और एक तरफ तुम्हारी बीजेपी है। मान लो कि अगर बीजेपी काम कर रही है, खराब काम कर रही है, कांग्रेस कुछ बोले ही ना, तो तुम मुझे बताओ हमारा देश बर्बाद होगा कि नहीं बर्बाद होगा? और हाँ, है ना। तो क्या हो, ऐसे वो कांग्रेस को एक्टिव पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, छेड़ना पड़ेगा, नहीं तुम ये गलत करो, तुम ये सही कर रहे हो, ये चीज कर रहे हो, वो चीज कर रहे हो, तो इसको बोला जाता है एक्टिव पॉलिटिक्स, है ना। एक्टिव पॉलिटिक्स करना चाहिए। हाँ बोलो बेटा। अब जैसे ये एप्स्टीन फाइल जैसे तो बड़ा था, हम्म अडानी का नाम आया, ये तो कांग्रेस हम्म तो करेगी उसमें। और हम्म। ऐसे क्राइटेरिया तो कोई होगा ना, हर किसी न्यूज़ पे, हर किसी उस पे थोड़ी ना एड ऑफ कमेटी बन सकती होगी, कुछ ना कुछ तो वो तो ये क्राइटेरिया देखा होगा। जाता है ना कि कितना भैया हीनियस चीज है वो। हाँ बोलो। पार्लियामेंट में डिबेट इसी चक्कर से ही तो होती है ना। और क्या, बिल्कुल होती है। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि कोई पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, वो उस चीज पे और बनी है कि अगर भैया कहीं रेप हुआ है, मान लो कि अगर कहीं तो रेप हुआ इसके है लिए तो पार्लियामेंट में क्यों डिबेट होगी, क्योंकि तो मतलब नॉन पार्लियामेंट्री कमेटी है ना कौन? ये नहीं, एडॉक कमेटी। अरे एडॉक कमेटी है, नॉन पार्लियामेंट्री कमेटी है। नहीं, नॉन पार्लियामेंट्री कमेटी की होगी, पार्लियामेंट की ही तो अंदर बनी है। देखो, स्टैंडिंग कमेटी का मतलब ये होता है ऐसी कमेटी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है, वो मतलब हमेशा ही है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसमें मतलब फिक्स्ड मेंबर है, इतने ही मेंबर होंगे, उससे ज्यादा मेंबर नहीं होंगे। मुझे मेंबर्स के नंबर भी मालूम है कि इसमें 30 होने चाहिए, 15 राज्यसभा से होने चाहिए, 20 लोकसभा से होने चाहिए। इस तरीके से मेंबर्स है, ये सब डिसाइडेड हो रखे हैं। लेकिन एडॉक कमेटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, कितने मेंबर हो, 50 भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, वो काम के हिसाब से है। समझ में आ रहा है अच्छा, कि नहीं आ मतलब रहा है? ऑन दी स्पॉट सिचुएशन के हिसाब से हाँ, बनेगा। ऑन द स्पॉट सिचुएशन के हिसाब से बनेगी। और ये भी होगा कि किस सिचुएशन के हिसाब से उसको लीड कौन करेगा, कौन सी मिनिस्ट्री करेगी। जैसे मान लो कि कोई कोई स्टैंडिंग कमेटी बनी है, कोई पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, उसको कोई मिनिस्ट्री लीड कर रहा है ना, कोई अलग मिनिस्ट्री लीड कर रहा है। जैसे मान लो कि बोलता है एस्टीमेट कमेटी है, अब एस्टीमेट कमेटी को कौन लीड करेगा, तो कोई पार्लियामेंट्री कमेटी, मतलब कि कोई मिनिस्टर, कोई होम अफेयर या फिर तुम्हारा फाइनेंस कमीशन, यही सब तो लीड करने वाले हैं, है ना। तो इन सबका काम है। सीएजी के इनमें सीएजी का इनमें काम क्या होता है, तो मतलब कि ये मेन होती है, जो ऊपर वाली है स्टैंडिंग कमेटी, ये मेन वाली होती है। ये नीचे वाली क्या होती है, ये समय के हिसाब से जो अगर कोई चीज अराइज हो जाती है उनको ये चेकआउट करती है। तो पहले मेरे को बताओ बेटा, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ अच्छा, गया? एडॉक कमेटी में एक और डाउट था कि हम्म आपने कहा कि जब ये बनती है तो इसमें कोई भी रूलिंग पार्टी या अपोजिशन पार्टी कोई भी बना सकता है क्रॉस हम्म चेक करने के लिए, जो भी हम्म सिचुएशन के हिसाब से कुछ भी हम्म जो वो। तो हम्म। ऐसा क्या होगा कि कमेटी बनी, इसमें अपोजिट पार्टी के भी मेंबर है और रूलिंग पार्टी के भी मेंबर है। बिल्कुल होते हैं, होना ही पड़ता है। जैसे मान लो कि अगर कहीं कोई भी ऐसा कोई ऐसी कमेटी बनाई जा रही है जिसमें मतलब क्या कहते हैं कि करप्शन को लेकर है, तो मुझे बताओ, अगर मैं बोलता हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट में अगर किसी करप्शन से रिलेटेड अगर कोई स्टैंडिंग कमेटी मतलब एडॉक कमेटी बन रही है और उसमें सारे के सारे मेंबर अगर बीजेपी के हो जाएंगे, तो तुम मुझे बताओ वो जो कमेटी रिजल्ट निकालेगी, वो बताओ क्या वो रिजल्ट फेयर होगी? नहीं नहीं। नहीं होगा ना। तो जानबूझ के ऐसा नहीं किया जाता बीजेपी, मतलब कि कोई भी कमेटी बनती है, उस कमेटी में कौन मेंबर होगा कौन मेंबर नहीं होगा, वो स्पीकर डिसाइड करता है। क्या करता है? स्पीकर डिसाइड करता है। और स्पीकर आपका पार्लियामेंट का पार्ट नहीं होता है, मतलब कि एक तरीके से इन चीजों का पार्ट नहीं होता कि उनको पार्ट करेगा। हाँ, वो चुना जाता है, मेजोरिटी में चुना जाता है, और ज्यादातर किसका होता है, जो मेजोरिटी वाले के होता है। जैसे है ना, जैसे आजकल तुमने देखा होगा कि एक टकले टकले से रहते हैं, है ना, वो किसके हैं, वो तुम्हारे मतलब बीजेपी के एक तरीके से दिखते हैं, बीजेपी की तरफ फॉरवर्डेड रहते हैं। लेकिन स्पीकर जो होता है वो पार्लियामेंट का पार्ट है। पार्लियामेंट क्या होता है तुम्हारा, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, है ना, ये हो गया ये, इसी में क्या है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, स्पीकर होता है लोकसभा में, है ना। लेकिन मैं बोलूँ कि यार ये स्टैंडिंग कमेटी मतलब क्या कमेटी का पार्ट हो जाए, इन सबका पार्ट हो जाए, होते भी हैं, किसी के चेयरमैन भी होते हैं, लेकिन ये फेयर होते हैं। ये कैसे होते हैं, फेयर होते हैं, मतलब कि ये डिसाइड करते हैं कि लोकसभा के मतलब कि अपोजिशन पार्टी से कितने लोग जाएंगे, रूलिंग पार्टी से कितने लोग जाएंगे, तो ये उनका काम होता है। और पूछो बेटा।
मजा आ रही है? पूछो भाई। नहीं मिलेगा ऐसा तुमको, जिंदगी भर किसी कोचिंग में मौका नहीं मिलेगा। पूछो। तो टफ होगा सवाल। ठीक है, अभी समझ में आ गया? आगे बढ़े। हाँ ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो कि यही चीज है ना, मैं बोलता हूँ चलो एक अभी शायद अगला लॉ है ना ये, इससे रिलेटेड। हाँ देखो, बात ये है कि ये जो तुम न्यूज पढ़ रहे हो, पार्लियामेंट्री कमेटी न्यूज पढ़ रहे हो, मैं तुमको दिखा रहा था, ये इस वजह से दिखा रहा था कि अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो ये एक न्यूज आई थी ये, है ना, ये प्रिजन की, प्रिजन से रिलेटेड न्यूज इस वजह से आई थी कि हमारा जो प्रिजन है ना, बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड हो रखा है। ओवर क्राउडेड मतलब बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी है। और क्यों हो रखी है? अंडर ट्रायल की वजह से हो रखी है। अंडर ट्रायल का मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे मान लो कि अगर ट्रायल तुम्हें में कोई, वो अभी भी है। हाँ ट्रायल में अभी ट्रायल पता अभी नहीं, अभी कन्विक्ट नहीं है। कन्विक्ट मतलब क्या होता है कि मतलब भाई वो दोषी है। अगर मान लो किसी को, दोषी नहीं है ना भैया। हाँ अगर मैंने किसी को एक्विट कर दिया तो उसका मतलब क्या है कि भैया वो फ्री फ्रॉम, हाँ मतलब कि उसको कोई दोष नहीं है, वो एकदम फ्री है, उसको कोई नहीं। लेकिन कन्विक्ट ना हो, एक्विट है वो, तो उसके लिए ट्रायल पीरियड चलाना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा कि भाई वो सच में मतलब क्या कहते हैं गुनहगार है कि नहीं है। अगर गुनहगार है तो उसको कन्विक्ट कर दो, अगर गुनहगार नहीं तो उसको एक्विट कर दो। तो ये जो ट्रायल पीरियड में जो जेल में लोगों को रखा जाएगा ना, इसकी वजह से बहुत ज्यादा ओवर क्राउड हो जाता है, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, ये चीज है। तो इसकी जो रिपोर्ट निकालता है, ये तुम्हारा रिपोर्ट निकालता है ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। अगर तुम जैसे ध्यान से देखोगे तो ये लिख रखा है तुम्हारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, है ना, ये चीज है। अभी तुमको पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, उसकी तुम दिक्कत मत लो, है ना, ये चीज है। तो इन्होंने नहीं बताया कि कैसे हमारा मतलब दिन पे दिन मतलब क्या कहते हैं कि ओवर क्राउडिंग बढ़ रही है, लेकिन कुछ स्टेट में वो कम भी हो रही है, जैसे उत्तर प्रदेश में ओवर क्राउडिंग कम हो रही है। तो उनके पीछे क्या कारण है, क्या कारण नहीं है? तो यहाँ देखो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, है ना, उस कमेटी का जो टाइटल था वो यही था, है ना। ये अगर तुम ध्यान से देखो, मैंने लिख रखा है कि प्रिजन कंडीशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिफॉर्म। इन्होंने तो ये जो कमेटी बनाई, इन्होंने चेकआउट किया, ये सारी चेकआउट चीजें की। तो ये कैसे किया है भाई? ग्रुप है, बनाई गई, उनमें डिपार्टमेंटल कमेटी है, होम मिनिस्ट्री को लीड कर रही थी, उसने ये सारी चीजें की है ना। तो ये, तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया। अच्छा देखो, इससे रिलेटेड कुछ लॉज है, उनको जान लो बस थोड़ा सा। लॉ मतलब कि यही जो ट्रायल में जो लोग जाते हैं, इन सब चीजों में होता है, क्या होता है? एक आता है आर्टिकल 20, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 20 में ये बोला गया है, जैसे मान लो कि अगर तुम गुनेगार हो गए, तुम क्रिमिनल केसेस में गुनेगार हो गए, तो अब तुमको प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा। किस चीज से प्रोटेक्शन दिया जाएगा? नो एक्स फैक्टो लॉ। मतलब जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि अगर कोई तुमने लॉ कर दिया है, और उससे रिलेटेड अगर एक तुमने एक लॉ मतलब लॉ ब्रीच कर दिया है, जैसे मान लो तुमने एक चोरी की है, तुमने एक और चोरी की, उसी घर में एक अलग चोरी की है, अलग तरीके से चोरी की है, लेकिन चोरी एक तरीके से की है, तो तुमको दोबारा सेम क्राइम के लिए मतलब क्या कहते हैं, आपको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, है ना। जैसे ये सॉरी नो जियो, डबल जियो पार्टी में बोला जाता है ना, कि मतलब एक ही पर्सन को दोबारा सेम ऑफेंस के लिए आपको मतलब क्या कहते हैं कि वो नहीं दिया जाएगा, वो नहीं किया जाएगा, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की क्यों जाएगी। ऐसा क्यों? अरे यार जैसे मान लो कि तुम्हें घर में गए, पानी की बोतल चुरा रहे थे, तुमने एक जगह दो चुराई, तो तुम मुझे बताओ एक बोतल के लिए अलग सजा, मतलब एक बोतल चुराने का मतलब क्या कहते हैं 5 साल की सजा है। मैंने ये बोला कि बोतल चुराने का 5 साल की सजा है, और मैं तुमने बोला भाई 2 बोतल चुराई, चलो उसको 10 साल की सजा दे देते हैं। तो मुझे बताओ थोड़ा सा अच्छा हार्श हो गया ऐसे, कि नहीं हो गया? अच्छा ऐसे हमें लगा था कि जैसे एक एक ओवर क्राउड एक भी तो एक होगा सेम भैया। क्राइम किया, एक सेम क्राइम किया, हम्म। उसने फिर से जब जेल से बाहर आया दूसरी बार फिर से सेम क्राइम किया, तो हमें नहीं तो लगा फिर तो कि पहले जाओगे, फिर तो अच्छे खासे मतलब तगड़े जाओगे ना, ये है फिर, है ना, ये वो तो फिर उसका आपका काउंट होगा। ये अब देखो, ये लिख रखा है पहला वाला, नो एक्स फैक्ट पोस्ट फैक्टो लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी तुम लोग के लिए भी। ये क्या है? जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि आज 2026 चल रहा है, 2026 में लॉ ये चला है कि अगर कोई पेपर लीक करता है ना, अगर कोई पेपर लीक करता है, जैसे मान लो कि नीट का पेपर लीक करता है, तो उसको 2 साल की सजा होगी। अब वो 2 साल की सजा, एक बंदे ने पेपर लीक किया, वो 2 साल की सजा काट रहा है, 2027 चल रहा है। अब 2027 में लॉ एक लेकर ये आ गया कि अब अगर कोई नीट का पेपर लीक करता है तो उसको मैं 50 साल की सजा करूंगा। तो मुझे बताओ, अगर कोई बंदा आएगा, अब अगर 2027 में अगर कोई किया होगा तो उसको 50 साल की सजा, और जो पहले जिसने मतलब किया होगा उसको 2 साल की सजा। तो 50 साल वाला ये बोल सकता है ना कि यार मेरे को तो ज्यादा सजा दे रहे हो, उसको तो कम सजा दे रहे हो। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि यार ये 2 साल वाले को 50 बढ़ा दो। तो मुझे बताओ, इसके हिसाब से 2 साल वाले के हिसाब से गलत हो गया कि नहीं हो गया? बताओ मुझे। हाँ गलत हो, क्योंकि उसने गलत पहले हो गया किया ना। था। तो यही चीज है, इसको इसी को बोला जाता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कि अगर आपने उस समय के लॉ के हिसाब से अगर आपने जो क्राइम डिसाइडेड कर रखा था,
तो वो उसी चीज को फॉलो करेगा। अगर आपने आगे चल के उसमें कोई चेंजमेंट कर दिया, ज्यादा कर दिया, वो सब कर दिया, तो उसको नहीं माना जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मेरे को इतना बताओ, हाँ है ना ये। और एक है तुम्हारा नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि मतलब आप अपने ही अगेंस्ट नहीं जा सकते, है ना, एक तरीके से आप अपने अगेंस्ट ही नहीं जा सकते। ये हो गया कि नहीं मैं अपने आप को विटनेस बना लेता हूँ कि नहीं सरकार मैंने तो चोरी नहीं की, मैं जानता हूँ मैंने नहीं की, समझे। मतलब अपने आप को वो नहीं बना सकते, अच्छा विटनेस नहीं बना सकते, हाँ अच्छा विटनेस नहीं बना सकते, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, है ना। तो ये देखो इसमें लिख रखा है कि मान लो कि एक लॉ है 2026 में पास हुआ, वो एक इलीगल था, है ना। अब एक पर्सन है, अब अगर मान लो कि 2025 में वही लॉ मतलब कि लीगल हो गया, तो वो बोलेगा कि नहीं नहीं मेरे को तो हटाओ हटाओ हटाओ, तो फिर नहीं, अभी भी तुम रहोगे बेटे, है ना, ये चीज है। तो पहले मेरे को बता देना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ भैया। आ गया ना ये। अब देखो ये दोबारा रिपीट हो गया, लेकिन मैं समझा दे रहा। अब एक आता है आर्टिकल 22 आता है, कितना आता है आर्टिकल 22, उसमें जो प्रोटेक्शन होती है वो प्रोटेक्शन इस हिसाब से होती है ह्यूमन पार्टीज को लेकर होती है। मान लो कि तुमने कोई क्राइम किया है या नहीं किया है, तो तुमको पुलिस क्या करेगी, ऑब्वियसली बात है डिटेन करने की कोशिश करेगी, रखने की कोशिश करेगी। अगर वो तुम्हें डिटेन करने की कोशिश करेगी तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने मतलब क्या करना पड़ता है, 24 आवर के अंदर अंदर लाना पड़ता है कि नहीं लाना पड़ता, बताओ मुझे, है ना। 24 तो आवर्स इसको बोला जाता है हबीस कॉर्पस, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हबीस कॉर्पस बोला जाता है। ये एक तरीके का वृट होता है जो कि तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू कर सकता है। डिफरेंट तुम्हारी जैसे मान लो कि तुम्हारे घर में पुलिस आई, तुमको उठा के लेके चली गई, 24 घंटे से रखी, तुम पुलिस वाले तुमको देखने ही नहीं दे रहे, तुम्हारे वाले इंसान को कि तू जिंदा है कि मर गया, तुम क्या करोगे, जाओगे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाओगे और तुम उससे बोलोगे कि सरकार इन्होंने तो मतलब हमारे बंदे को देखने ही नहीं दिया, वो सब नहीं दिया, तो वो बोलेगी इन्होंने 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने लेकर गए थे, ये सब लेकर गए थे, तो पता चलेगा नहीं, तो उनकी जितनी नौकरी है वो सब मतलब क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो हबीस कॉर्पस क्या बोलता है, आर्टिकल 32 के थ्रू आपका मतलब रिट इश्यूज करता है, काफी सारी रिट इश्यूज करता है, 4-5 ये सब अभी बताऊंगा, रिट इशू करता है, रिट रिट बोलते हैं इसको। तो ये रिट में एक रिट होती है हबीस कॉर्पस, जो कि ये बोलती है कि जिस बंदे को आपने डिटेन किया उसको हमको दिखाइए, वो कहाँ है, वो क्या है, किस वजह से आपने इसको लॉ में रख रखा है, उसके पीछे वो सारी चीजें जानती है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपको ये प्रोटेक्ट करता है। तो पहले मेरे को बता देना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ आगे। आ गया, चलो वेरी गुड। आप देखो ये तुम लोग देखो लॉ करने वाले, फ्लैट करने वाले, तो तुम लोग का दिमाग एकदम एकदम अच्छा खासा होना चाहिए, है ना। ये अभी देखो एक एक और आया है ना, इसको दिखाते हैं, यहाँ से दिखाते हैं, ठीक है। पता नहीं शायद इसमें मैंने नोट किया कि नहीं है, दिखा दे रहा हूँ एक बार, है ना, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यू आने देखो, ये प्रेजेंट वाला मैंने कर दिया। अभी मेरे को याद करा देना कि भैया ये अभी आपका बैक टू वर्ड्स वाला रह गया, ठीक है, एक रह गया, ठीक है, ये वाला बता दूंगा अभी। ठीक, ये प्रेजेंट वाला मैंने बता दिया अच्छे से। अभी देखिए एपेक्स कोड है, इसमें थोड़ा सा ब्लड हो रखा होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दे रहा बात क्या है। देखो पहले के टाइम में क्या होता था कि जैसे मान लो कि जैसे इसमें भी समझा रखा है कि जैसे जहांगीर के टाइम में, जहांगीर जैसे हर किसी का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि चीजों को चेक करना कि भाई मतलब चीजें चल रही कि नहीं चल रही। जैसे मान लो कि बोलते हो कि तुम्हारे घर में एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, तो तुम बोलते हो कि भैया एडमिनिस्ट्रेशन हमारे घर में ये है कि मम्मी घर को संभालती है, पापा बाहर जाते हैं, और मतलब क्या कहते हैं कि उस हिसाब से पूरा घर चलता है, और मतलब कि अगर और भी बड़ा होता है तो घर को मैनेज करता है, ये सारी चीजें होता है। और अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि तुम एज अ चिल्ड्रन, अगर तुम्हें मतलब क्या कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज चाहिए जो मम्मी से मिलती है, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया, तो तुम्हारे पास एक और रास्ता होता है ना, तुम डैड के पास तुरंत चले जाते हो कि देखो देखो पापा गलत हो रहा है मेरे साथ, ये सब चीजें। मतलब क्या करते हो आप, अपने आप को बता रहे हो ना, आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो। या फिर मान लो कि एक ऐसा भी केस हो सकता है, मान लो कि तुमने मतलब क्या कहते हैं कि मम्मी से कुछ ऐसी चीज मांगी जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट थी, लेकिन मम्मी ने तुम्हें दी नहीं, तो पापा खुद ही बोल देंगे अरे तुम क्या कर रही हो यार, उसको जरूरत है उसको दिलाओ, है ना, ये चीज करो। तो मतलब कि उन्होंने अपनी तरफ से इस चीज को क्या किया, इनिशिएट किया। तो ठीक जो तुम्हारी एपेक्स कोर्ट होती है, एपेक्स मतलब होता है जो टॉप कोर्ट होती है, टॉप कोर्ट कौन सी होती है, तुम्हारी सुप्रीम कोर्ट होती है। फिर कौन सी कोर्ट होती है तुम्हारी, तुम्हारी होती है तुम्हारी सुप्रीम कोर्ट हो गया, तुम्हारी एक हाई कोर्ट हो गई, ये तुम्हारी एपेक्स कोर्ट बोली जाती है। ये अपनी तरफ से कोई भी अगर मान लो कि प्रॉब्लम हो रही है तो वो उसको चेक कर सकते, देख सकते। जो मैंने तुमको बताया ना कि वो आर्टिकल 13 के थ्रू तुम्हारा बड़े आराम से कोई भी लॉ को नल और वॉइड कर देते हैं। या फिर मान लो कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, सारी चीजें कर रही है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से चीजों को चेक कर दे रहे हैं। तो कोर्ट में ना
अपनी तरफ से चीजों को, ये ना कुछ टर्मोलॉजीज होती है, उन टर्मोलॉजीज के हिसाब से बोला जाता है। वो टर्मोलॉजी क्या होती है, उसको बोला जाता है सुओ मोटो। क्या बोला जाता है उसको? सुओ मोटो, मतलब कि सेल्फ, मतलब कि अपनी तरफ से आपने उस चीज को नोटिस किया है, देखा है कि वो चीज क्या है क्या चीज नहीं, उसके हिसाब से फिर आप उसको चेकआउट करो। तो सुओ मोटो एक लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब क्या है कि आपने अपनी तरफ से कोई मोशन लेकर आए। तो ये ज्यादातर हाई कोर्ट ये सब लेकर आती है, अपनी तरफ से केस लेकर आ जाती है। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूं कि तुम प्रणव रास्ते में जा रहा था, और नहीं प्रणव नहीं, जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि कोई एक मॉब लिंचिंग तुमने सुन रखा होगा, क्या है मॉब लिंचिंग? मॉब लिंचिंग जो होता है जिसमें मतलब क्या होता है, लोग आते हैं और कूट के चले जाते हैं, जिससे लोगों की कुछ दो चार लड़कों की मौत हो जाती है, 50-60 लोग लड़के आते हैं मार के चले जाते हैं। मान लो कि मैं बोलता हूँ कि कोई सुप्रीम मतलब कि कोई एससी कैटेगरी का या एसटी कैटेगरी का कोई छोटा सा मतलब बच्चा था, और उसको मतलब इंस्टिगेट करके मार दिया गया, मॉब के थ्रू मार दिया गया। और उसकी पार्टी के मतलब कि उसके लोग बार बार जा रहे हैं, पुलिस में जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं कि हमारी एफआईआर नोट कर लो, एफआईआर नोट कर लो, नहीं नोट हो रही है, ये सारी चीजें नहीं हो रहा, वो हो रहा। तो मुझे बताओ, अगर एफआईआर नोट नहीं हो तो सारी चीजें नहीं होंगी। लेकिन अगर ये न्यूज किसी भी तरीके से पैटिशन के थ्रू अगर कोर्ट को पहुंचा दी जाए, पैटिशन के थ्रू मतलब कि कोई, जैसे मान लो कि मैं जानकार हूं, मैंने बोला यार इस बच्चे के साथ गलत हुआ है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के साथ मिलकर लाओ एक काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते, पेटिशन डालते और तुम्हें जस्टिस दिलाते हैं। तो ये एक तरीका हो गया। लेकिन मान लो कि अगर कोई पेटिशन नहीं आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने ही न्यूज देख लिया, उसने बोला कि यार चलो पेटिशन एटिशन तो नहीं आ रही, अब हम ही इसको देखेंगे कि ऐसी क्या चीज होगी कि तुम एफआईआर नहीं नोट कर रहे या फिर कुछ ऐसा चीज नहीं नोट कर रहा है, ये सब हो गया। तो मैं वही चीज बता रहा हूं कि अगर इंडिया में ऐसा कुछ भी होता है जहां सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को लगता है कि यार बिना किसी फॉर्मल पेटिशन के या बिना किसी कंप्लेन के अगर कोई केस उठाना जरूरी है, तो वो उठा सकती है। फिर वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो प्रिजनर को टॉर्चर किया जा रहा हो, या फिर कहीं ब्रिज कोलैप्स होकर लोग मर गए हो, या फिर कहीं इन्वायरमेंटल डिजास्टर हुआ हो। जैसे मैं तुमको बताता हूँ कि तुमने इस समय एक न्यूज पिंच नाम सुना होगा, बहुत फेमस चल रहा है, जिसका तुम्हारे जो एडिटर है वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, अभिनव पांडे नाम है। क्या नाम है उनका? अभिनव पांडे नाम है। जानते हो कि नहीं जानते उनको? नाम सुना? नहीं सुना? अबे रील रील कम देखा करो। अभिनव पांडे है, ठीक है, अभिनव पांडे है, बहुत फेमस है, ठीक है, ये चीज है। तो उन्होंने राजस्थान में मतलब क्या कहते हैं कि एक रिवर के बहुत पैल्यूट कर रही थी, वहां के लोगों को पानी पीना नसीब नहीं हो रहा था, बर्बाद हो चुके थे। तो वो अपनी तरफ से हर कोशिश किए जा रहे थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस रिवर के बारे में खुद बोला, एनवायरमेंटल मिनिस्टर को बुलाया, बोला कि ये सब क्या है, क्या सीन है, क्या चीज है ना? तो फिर मतलब कि वो अपनी तरफ से फटकार लगा सकते हैं, अपनी तरफ से सारी चीजें चेक कर सकते हैं, वो मशीनरी को चेक कर सकते हैं कि वो मशीनरी से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पार्टनर ने पैट्रियट का काम किया। हाँ हाँ, मतलब कि एक तरीके से एक उसने एक मीडिएटर का काम किया कि लोगों को दिखाया कि मतलब देखो ये चीज है। लोग नहीं समझ रहे थे, वहां की कमिटी नहीं समझ रही थी, वहां की मुस्लिम पार्टीज नहीं समझ रहे थे, वहां के पॉलिटिशियन नहीं समझ रहे थे। बोला सुप्रीम कोर्ट आओ बेटा इधर आओ, एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री इसके हिसाब से क्या लॉ क्या बने, उसके हिसाब से फॉलो हो रहा है, ये सब हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो उसके हिसाब से चीजें एडजस्ट होती है ना। तो ये तुम्हारा बोलते नहीं कि सुप्रीम कोर्ट इज अ मैटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो केवल ये नहीं होता कि आपने लोकल कोर्ट में गए काम नहीं बना, तो हाई कोर्ट में गए काम नहीं बना, तो मैटर ऑफ ऑल रिजॉर्ट सुप्रीम कोर्ट में गए तो वो हो गया, है ना। तो इसी को बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट को एक वर्ड बोला जाता है मैटर ऑफ ऑल रिजॉर्ट, मतलब कि सबसे लास्ट, मैटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, है ना, कि मतलब कि लास्ट में अगर कोई हमको बचाएगा तो सुप्रीम कोर्ट बचाएगा। इसी वजह से इसकी सुप्रीम पावर होती है। लेकिन ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आता है, कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई भी नहीं हो सकता। तो पहले मेरे को पता, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? हाँ हाँ भैया आ गया ना। तो देखो यही चीज है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो कि प्रिजनर को किसी को मारा जा रहा है, तो मुझे बताओ उसका फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है कि नहीं हो रहा, हाँ है ना। हाँ तो हाँ सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 के थ्रू हबीस कॉर्पस लगाया, और पता क्या कि क्यों भाई, क्यों फॉलो नहीं कर रहे हो फंडामेंटल राइट, उसको क्यों नहीं दे रहे हो? एक हाँ वारंट होना चाहिए ना उनपे, किसने गलत किया तभी हम मार सकते हैं। हाँ, ये वारंट चीज होनी होना चाहिए ना। तो हाँ भाई, मारने के लिए भी। हाँ गुड, है ना। तो जैसे रिट जो होता है, जैसे जो रिट होता है, जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि हाई कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट निकालती है आर्टिकल 32 के थ्रू निकालती है, ठीक वैसे ही हाई कोर्ट भी निकाल सकती है। और उसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 226 हो रखा है। तो पहले मेरे को बताओ बच्चों, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? हाँ भैया आगे ना याद रखना। अब देखो सबसे ज्यादा यूपीएससी में क्वेश्चन क्या पूछता है, कोई वर्ड होगा बोलेगा मुझे बताओ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है कि नहीं दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है कि नहीं दिया,
तो जैसे बोल देगा सुओ मोटो, बताओ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया कि नहीं दिया गया? तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी सुओ मोटो वर्ड नहीं है, लेकिन हम ये जो है ना सुओ मोटो मतलब कहीं ना कहीं इनबिल्ट है, इंट्रिंसिक वैल्यू है। इंट्रिंसिक मतलब होता है छुपा हुआ, और एक्सट्रिंसिक मतलब होता है जो एकदम खुल के निकला हुआ है, समझ रहे हो? ये हो गया। तो इंट्रिंसिक मतलब कि मतलब वो दिया नहीं है, लेकिन वो उसकी इनबिल्ट बातें जो हमको समझ में आ जानी चाहिए। तो सुओ मोटो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में दे नहीं रखा किसी भी आर्टिकल में। ये नहीं है इस आर्टिकल सुओ मोटो मतलब कि इस आर्टिकल में दे रखा है कि सुओ मोटो लेकर आएगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, है ना, ये चीजें नहीं। सिंपल सा आर्टिकल 32 में ये दे रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि किसी भी इंसान के फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराएगा, मतलब उनके बचाएगा, है ना, उनके फंडामेंटल राइट को लेकर आएगा। ये चीज है, वो सुओ मोटो की थ्रू लेकर आ रहा है ना। ये जो सुओ मोटो लैटिन वर्ड है, ये सब तुम्हारे मतलब यूके के लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जो कल तुम बोल रहे थे ना कि भैया ये जो रूल ऑफ लॉ है, जो मतलब भैया मैं वहां से एलएलएम करना चाह रहा हूँ, यूके से करना चाह रहा हूँ, तो मैं तुमको यही बता रहा हूँ कि हमारा आधे से ज्यादा जो लॉ है वो यूके से ही है, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश से ही आ रखा है। तो बहुत चीजें तुमको यहाँ से जो पढ़ के जाओगे वहां तुम्हें बहुत चीजें आसानी भी होगी। ये इस चीज को याद रख लेना। रिट वो मोटो वाला जो केस है ये उधर भी सेम है, नहीं मतलब वो भी ऐसे यूज करते हैं ये, लेकिन मैं तुम्हें बता दे रहा मतलब नाम जैसे अलग हम, होगा। हाँ, जैसे हमारे इंडिया में आर्टिकल 32 टू 26 ऐसे लिख रखा है ना। एक बुक है हमारे पास, है ना, बुक है हमारे पास, मतलब कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यूके में ऐसा नहीं है, यूके में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? फिर कैसे चलता अनरिटन है? कॉन्स्टिट्यूशन, वहां बुक नहीं है कोई कि कोई बुक हो रखी है, वो बुक तो के मतलब हिसाब से सारे चलते हैं। सारे आर्टिकल लिखते कहाँ हैं, लॉ में लिखते कहाँ हैं कि पता वो उनकी चले। लॉ बुक्स है, लॉ बुक्स के थ्रू बना लेते हैं, लेकिन उनका कोई ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जो वो रिटन हो रखा, वो एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये चीज याद रख लेना, पूछा जाएगा तुम्हारे उसमें क्लैट के भी क्वेश्चन में कि हाउ यूके इज डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो यू विल से लाइक यूके इज डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन बस द रिटन एंड अनरिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले मेरे को बता देना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ आ गया। तो ये था तुम्हारा पॉलिटी का सेक्शन। पॉलिटी का सेक्शन जितना भी था मैंने अच्छे से बता दिया। तो मुझे बताया इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं। नहीं? चलो वेरी गुड।